आज के हमारे मुख्य अतिथि है आदरणीय हेमंत वसंतराव माहुरे, मालखेड़, जिला यवतमाळ से है। वो पिछले 7-8 साल से जैविक खेती कर रहे हैं और बहुत ही अच्छे किसान। उन्होंने गेहूं, तुअर और कांदा, लहसुन वो सब ऑर्गेनिक ही लेते हैं। तो आइए उनके मुंह से ही हम सुनेंगे कि उनका जो है आगे का। तो सादर आमंत्रित है आदरणीय हेमंत भाऊ माहुरे। हेमंत भाऊ, आवाज आ रही है? हेलो। हाँ। और वीडियो भी दिखा देना भैया जी। और खेत में होगे तो आप वहां से। नहीं नहीं मैडम। ओम ओम। आपको साबिल को सदर सुना। जी जी जी। खेत में नहीं हूँ, मैं घर में हूँ। ठीक है भैया, कोई बात नहीं। जी हेमंत भैया। हेलो। हाँ, ओ सादर आमंत्रित है। जी बोलिए। कैमरा ऑफ नहीं हुआ, ऑन नहीं हो रहा है इसलिए। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। वो मोबाइल का स्क्रीन थोड़ा खराब हो गया है मेरे वाला, इसलिए वो मोबाइल कैमरा चालू नहीं हो रहा है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। ऐसे ही शुरू कर दीजिए, आप बोलिए। वो मैडम सभी को, आप सभी को मेरा प्रणाम। अभी गए 7-8-9 साल से मैं खेती कर रहा हूँ जैविक। हमारी संस्था है दीनदयाल सेवा प्रतिष्ठान, यवतमाळ निडोना से। तो अभी ये खेती करने के लिए सबसे पहले तो अपने को जैविक क्षेत्रीय जो अलग अलग लोग जो बोलते हैं कम खर्चे की खेती, तो इसके पहले तो अपने को अपने घर में पहले अपने घर में एक गाय पालने को होना। इस अगर जिसके घर को एक खेती जिसको करने की है और गाय नहीं है, उसको ये खेती करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ये खेती करने के वास्ते पहले अपने को गोमूत्र इसकी सख्त जरूरत है। और अभी हमारे पास फिलहाल 2000-3000 लीटर गोमूत्र है। मैं हमारे घर को 4 गैया है और 2 बैल। तो अभी इस साल की मैं ये बात करना चाहता हूँ कि इस साल बहुत बारिश के कारण जो फसल की जो ये है वो बहुत खराब हो गई है। तो ये साल मेरे को ऐसा लगा कि अगर ये खेती करने वाले जो भी किसान हो, तो मेरा ये है अनुभव। मैं छोटा था तब हमारे पिताजी, हमारे दादा जो है, जो प्लॉट में मैंने अभी कपास लगाया, वो प्लॉट में तो हमारे पिताजी, हमारे दादा जो है वहाँ पे धान लेते थे बोलते। वो चिबाड़। हेलो। जी, आवाज आ हेलो। रही है? हाँ, आवाज आ आ रही रही है। है हाँ। वैभव जी, आवाज आ रही है? हाँ, आवाज येत आहे भाऊ। हाँ। तो हमारे वो पिताजी या दादा जी अभी कई साल पहले पुरानी बात, तो वहाँ पे वो धान लेते थे। तो मैं जब खेती करने लगा तब भी वो वही खेती चिबाड़ थी, म्हणजे ज्यादा बारिश के कारण वो वहाँ का फसल काम में नहीं आता। तो ये साल ऐसा हुआ क्या, ज्यादा बारिश के कारण वहाँ पे मैंने कपास का बीज बोया।
तो ये अभी ये खेती करने से उसका एक ये हो गया है कि वो अपनी जो जमीन है वो छछिद्र हो गई, गांडूड़ ये सब होने के कारण। तो वो प्लॉट में मेरे को कुछ भी ऐसा चिबाड़ नहीं हुआ है। बोले तो पानी वहाँ पे थम के नहीं रहा है, सब वो अपनी जमीन में छछिद्र के कारण वो पानी सब वो अपना पानी जमीन में। तो वो अभी मेरा कपास प्लॉट अच्छा है। बोले तो पहले जो देखता था मैं 7-8 साल के पहले, अभी तो मैं चौथी क्लास से खेती में जा रहा हूँ, तब से मैं खेती देख रहा हूँ। तो अभी ये खेती करने से अपनी सेंद्रीय जैविक जो भी आप लोग बोलते हैं, अलग अलग नाम दिए लोगों ने, वो इसका एक अनुभव अच्छा है। और हमारे इधर के किसान बहुत है। बोले तो हमारा अभी तालुका जो है तो अभी 26-27 गांव में हम पहुंचे हैं, और अलग अलग किसान दवा ये वो और नई नए। अभी ये साल हमने गाजर घास की दवा बनाई। उधर वो हमारे इधर गांव गाजर घास बोलते हैं, उधर कांग्रेस कुछ तो भी बोलते हैं लोग। वो 10 किलो गाजर घास पूरा पेंदे से उखाड़ के उसको सफा पानी से धो के उसके बारीक टुकड़े करके 20 लीटर पानी में उबाला, और 4-5 लीटर उसमें से कम हो दिया। तो उसमें का वो प्रति पंप उसका सिर्फ 20 या 25 ml है। ये अली के वास्ते अच्छा काम करता है, कीड़ नियंत्रण। हाँ, अपन जो दवा बनाते जो कृषि केंद्र में की दवा जो लाते हैं वो कीटनाशक है ना? आप जो जैविक खेती में करते हैं वो कीड़ नियंत्रण है। कीड़ नियंत्रण बोले तो कीड़ मरती नहीं है, खाने से वो उसकी सामने की जो पीढ़ी है नपुंसक बन जाती है। तो अपना जो अपने शास्त्र में भी ऐसा लिखा है पुराण इसमें कि वह किसी को मार के अपन जीवित नहीं रह सकते। तो इसका भी रिजल्ट अच्छा है। अपने अभी ये साल किया अपने काश्तकार ने, 2-4 जने ने किया और मैंने भी करके देखा था। जितने भी अपने प्लॉट है ये साल के वो सब अच्छे हैं। अभी ये साल हमने वो बेल जो है उसका ये बनाया, बेल अर्क, जो उसको फल आते हैं बेल के झाड़ को बड़े बड़े, उससे अपने को अपने खेत में फवारने को ड्रिंचिंग में भी जमता है। प्रति पंप 200 ml 100 या 150 ml अगर अपन ने मारा तो अपने झाड़ की जो फली या फल जो भी हो उसकी साइज बढ़ जाती है। ऐसे बड़े से है हम करते हैं और किसान भी करते हैं इधर के। हेलो। जी जी, आवाज आ रही, बोलिए बोले बोले। और किसी को कुछ अगर पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। और भैया मार्केटिंग के बारे में भी बताइए कुछ। हाँ बताओ, वो बात मैं तो इसका कैसा है, अब मैंने गए साल प्याज और लहसुन डाला था, गेहूँ, मेरा खुद की बात बोल रहा हूँ मैं। तो गेहूँ तो मेरा वाला गया, कम गिर गया वो 5,000 रुपये क्विंटल से। अभी जो हमारे यवतमाल में जो हमारे संस्थे के बड़े बड़े लोग जो है वो उन्होंने ले गए। लेकिन प्याज और लहसुन, आज तो मेरा लहसुन वैसा भी बोले तो घर को स्टॉक करके, क्योंकि अभी यवतमाल कल गया था मैं तो 100 रुपये में 8 किलो। तो इसकी कुछ मार्केटिंग व्यवस्था अपने को बनानी होगी। वैसा हमारे संस्थे के जो बड़े लोग हैं उन्होंने अभी हमारे ये समृद्धि महामार्ग जो बना है नया, उसके बाजू में जो अपना नागपुर कारंजा हाईवे जाता, वहाँ के बाजू में अभी 7 एकड़ खेती लिया है 1 साल पहले। तो अभी वहाँ पे ये दिवाली होने के बाद काम चालू होने वाला है। अभी वहाँ पे मैं ही वो खेती देखता जाना आना। तो वहाँ पे वैसा चालू है कि वह काश्तकार का माल पूरा यहाँ पे लेके इधर से बोले तो समृद्धि महामार्ग लग के है तो मुंबई पुणे जल्दी जाता। वहाँ पे बड़ा बड़ा सा स्टॉक रूम जो है वो बड़ा केंद्रीय हो बनाने वाले है।
हमारे संस्था के ये जो वरिष्ठ अधिकारी है वो अभी दिवाली के बाद काम चालू होने वाला है। वो पूरा 3 एकड़ का है और 4 एकड़ अभी वहाँ पे सोयाबीन बोया है। तो ऐसा उधर भी कुछ होगा अपने मार्केटिंग में। तो कैसा है, जो अपन इतने मेहनत से पकाते हैं, लेकिन अगर उसको इसके अच्छे दाम नहीं मिलेंगे तो कुछ काम की बात नहीं। अभी मैंने मेरा लहसुन जो है तो कम से कम 7-8 क्विंटल और भर के स्टॉक करके और 5 क्विंटल मैंने घर से बेचा 60 रुपए किलो से। अभी परसों मैं यवतमाल गया तो 100 रुपए में 8 किलो 7 किलो ऐसा चालू है। अभी वो क्या करेंगे, उसकी मार्केटिंग। और लोगों को वो नहीं चाहिए, अच्छा माल नहीं चाहिए। वो 100 रुपए में 8 किलो अगर मिलता होगा तो अपने पास से 60 रुपए 50 रुपए किलो कहाँ लेंगे वो। अपन 50 रुपए 60 रुपए किलो गेहूं बेचते हैं, उसको 2 रुपए वाला राशन चालू है तो वो खा लेंगे, वो बाकी की बात है। लेकिन शहर में इसके बहुत बड़े हैं अभी लोग, लेकिन उसमें जैविक के नाम में ये ज्यादा चालू है फसों। बोले तो कहीं भी जाओ तो ये जैविक है, ये प्रोडक्ट है, वो है, ये है। तो उसके हिसाब से बहुत लूट चालू है। आम जनता भी बाकी जो यवतमाल बड़े बड़े शहरों में जाते हैं तो जैविक के नाम से लेते हैं, ये गाय का दूध है, ये है, वो है। तो एक्चुअली वैसा नहीं है। तो इसके वास्ते भी अपने को अगर उधर कुछ होगा तो मार्केटिंग वास्ते व्यवस्था अगर करनी होगी तो जम सकता है। हेलो। हाँ जी, धन्यवाद। और जी धन्यवाद भाई हेमंत जी को। ओम। जी भाई जी भाई जी जी ओम। मेरा एक सवाल था। हाँ बोलिए सर। हाँ, बेल का वो कैसे बनाते हैं, उसकी विधि बताएं। अपने के जो फल है वो जी धूप काले में आते हैं, वो पूरे जमा करके आ, जी 1 किलो अगर बेल लेंगे तुम तो 3 लीटर पानी में जी 5 लीटर की, कम से कम 10 लीटर लिया तो 10 किलो लिया तो 50 लीटर पानी। वो जी कम से कम ये है उसकी। तो उसको पूरा वो ये करने का, कूटने का, उसको उसका अंदर का नहीं निकालने का, उसके जो टर्पल है पूरा ऊपर से, पूरा खोपड़ी से। पूरा ऊपर से वो पूरा ये है कड़क रहता है वो। जी पूरा कूट के वो जी पानी में डाल के और उसमें उसके हिसाब से गुल डालने का जो अपना है। जी जैविक तो मिलता ही नहीं है, तो कोई तुम्हारे इधर अगर मिलता होगा तो डालने, वैसा जी कुछ नहीं, कोई कौन सा भी डाला तो। और वो अपना इसको रख देने का, उसमें कुछ रखने के बोले तो एक अंदे प्लास्टिक के ड्रम में अपने को जितना द्रावण चाहिए उसके हिसाब से लेके वो टाकी में ड्रम में 5 10 50 जो लीटर है उसमें डाल के वो रख देने का। उसका वो है। अभी तो हमारे पास 2 महीने के ऊपर हो गया है, 200 लीटर बनाया था हमने। तो पूरा तो बेल का ट्रिप यहाँ से हम। जी, हेलो। बेल कच्चा होना हाँ चाहिए। सर बोलिए ना। बेल कच्चा होगा या हाँ पका होगा? बेल कच्चा बेल चलेगा? नहीं, पकेवा पकेवा। कच्चे वो का धूप कुछ? काले में बाद में। हेलो। हाँ, कच्चे का नहीं बन सकता कुछ? नहीं, कच्चे का तो अपन ने बनाया नहीं सर जी। अभी तुम बोल रहे हैं तो हम अगले साल उसकी प्रैक्टिस ये लेंगे। जी जी अभी हमने वो नहीं करके देखा, लेकिन उसका एक नंबर रिजल्ट है। जो पोटेशियम जो अपनी फली या जो भी कौन सा फल है उसकी वो साइज बढ़ाने में काम करता है। और ये साल हमने एक दवा सब यूट्यूब पर भी बताते हैं, लेकिन हमने खुद बनाई है। जो गाय का छाछ है जी उसमें वो अपना प्रॉपर का एक अंडा टुकड़ा डाल के उसको जी 8 10 दिन रख के वैसे ही रन देने का। जी तो उसका वो मैंने 100 मिली स्प्रे करा था कपास के इस पर। तो उसका रिजल्ट मेरे को 12 घंटे में आया था, 12 घंटे। पहले दिन मैंने शाम को मारा
4-5 बजे, 3-4 बजे। तो और उससे क्या दूसरे दिन सवेरे। कीट हाँ, नियंत्रण होता है? उससे क्या होता है कीट नियंत्रण? कीट नियंत्रण वो जो पलाटी पर मावा तुतुड़ा जो ये आता है, तो वो एकदम मेरे को बोले तो 12-15 घंटे में उसका रिजल्ट आया। मैं दूसरे दिन गया, हमारी बीबी थी साथ में, वो मजूर चालू था निन्ने को सोयाबीन। अभी हम तणनाशक नहीं मारते। अभी ये साल ज्यादा बारिश होने के कारण भी हमने एक धुरे पर भी एक बूंद भी नहीं हमने तणनाशक मारा है। तो हमारे इधर के सब लोग बोलते हैं कि हम, हमारे गांव में 2 लोग हैं, हमने, तुमने नाम भी सुना होगा। वैसे बाकी लोग ये दवा हमारी लेके जाते हैं, छिड़कते, लेकिन तणनाशक का यूज हम हमारे गांव में सिर्फ 2 लोग नहीं करते। वो हमारे बड़े भाई है, बोले तो हमारे संस्थे के समन्वयक है दीनदयाल के, और शेतकरी शाश्वत शेती प्रकल्प के भी वो स्वयं समन्वयक है, अनिल जी गांव करके। अपने प्रोग्राम में वो रंजना ताई को मालूम है, उनकी हमेशा बात होती है। तो गांव को लग के उनका खेत है। अभी ये बात तुम बोलेंगे तो तुम हैरान हो जाएंगे। अभी हम तो रोज जाते हैं, वो अपना केंद्र रहेगा, तो उनके खेत में ज्यादा बारिश होने के कारण चिबाल क्षेत्र है। और ये साल उनके खेत में जब से हमने बीज बोया है तब से दौरा भी नहीं चला, और तन्नाशक हम मारते नहीं। तो लोगों ने हमको दोनों को पागल में छोड़ दिया है कि पागल है वह, इतना घास खेत जी में आज होके भी। इसकी मात्रा क्या होगी? एक पंप में कितना डालना पड़ेगा जी छाछ जो अपना बोल डालेगी सौ अपने सामने वाला? 100 ml। 100 ml एक पंप में 15 लीटर हाँ में? हाँ, 15 लीटर में। अगर उसमें वो कॉपर नहीं डाला अपन ने, जी और अपन जे 10 और का और छाछ गाय का जी 250 ml अगर डाला, तो उसका जी। भी आपको रिजल्ट है। तो छाछ पुराना हो या ताजा चलेगा? अब पुराना रहा तो बहुत ही अच्छी बात है सर। जी जी। चलिए। अभी तो मिलता ही नहीं, लेकिन जी तुम्हारी इधर मिलता होगा, ठीक है। मैं तो क्या करता सर, 4 लीटर घर को ला के रखता दही, और उसका फिर बाद में छाछ बना के रखता है। जैसा जैसा अपने को हो ना, वैसा वैसा वो मैं यूज करता। लेकिन उसमें वो ज्यादा दिन अगर अपन ने वैसा रखा, उसमें जो सफेद ये है बारीक अल्ली के सरी की, वो कुछ घातक नहीं है अपनी, वो उसके जीवाणु की वो ये है। अच्छा। तो वो गिरते तो फिर अपने को लगता है कि ये खराब हो गया हुआ, उसका जो सेंट है वो 8-10 दिन में वो उसका ये आ जाता। जी धन्यवाद सर जी। हाँ। तो ये सर मैं एक बात बोलने की रही, वो अभी चालू थी अपनी खेत की, तो घास पूरा था सर। अभी 2-4 दिन हो गए काटने का, और लोग बोलते हैं ना कि अब खुले संगम जो नया बीज आया है अभी, तो उसको खाने को बहुत लगता है, फवारनी और खाद गीत वगैरह। तो हम साथ में कर रहे हैं खेती। मेरे भी खेत में 2 एकड़ मैंने डाला। हमने कुछ भी नहीं दिया सर उनको ये साल। पानी बारिश के वजह से हमारे खेत में अभी लघु जीवामृत की बूंद भी नहीं है। नहीं तो हम पूरे खेत में जीवामृत छिड़काते हैं, लेकिन बारिश अभी बंद हो गई, 8-10 दिन हो गए। तो वो घास निकालने में तो उसने का 1 नंबर प्लॉट। अभी उसको कौन सी दवा नहीं, जो नैसर्गिक बोलते हैं उसके हिसाब पर है वो। अभी काटना होगा तो नैसर्गिक है, पूर्ण नैसर्गिक। वो जमीन वैसी बन गई सर, तो उसमें का घास। अभी वो सोयाबीन को फलियां जो है, देखने वाले जो कमाल करते, जो बोलने वाले थे, जो हंसते थे, वो खेत में से जाते थे क्या ये आदमी पागल है बा। अब वो देखने की बात है, क्या ये खेत क्या कमाल है बा, क्या इसको कितना फलिया है, इतने घास में भी वो, तो वो खेत वैसा बन गया सर। जो अपन इतने दिन से जो मेहनत करी है, वो मेहनत का फल अभी अपने को मिल रहा सर। हेलो, ठीक है सर। हेलो। जी हेलो। जी जी जी। और आपको कुछ पूछना है तो पूछो सर। और किसी का कोई सवाल हो हमारे चीफ गेस्ट महोदय से तो चलिए, संवाद हुआ। और आदरणीय हेमंत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं
आदरणीय पवन सर जी को सादर आमंत्रित करता हूं पतंजलि योग पीठ हरिद्वार से कि वो आए और हम सबको मार्गदर्शन देने का कष्ट करें। आदरणीय पवन सर जी। शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। जी जी नमस्कार। जी नमस्कार सर, स्वागत है सर। सभी का अभिनंदन है, सुप्रभात सभी को। और आज के हमारे मुख्य अतिथि हेमंत जी, आपका अभिनंदन। बहुत सारी आपने जानकारी हमें दी, और ये सब जो जानकारी है ये कई तरह से जो हम जो पोषण का प्रबंधन कर रहे हैं या कीट व बीमारियों से अपने पौधों को बचाने का कार्य कर रहे हैं, और मार्केटिंग जैसे क्षेत्र में आने वाली समस्याओं के ऊपर भी लगातार कुछ न कुछ प्रयास किए जा रहे हैं। तो ये सब चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं, और ये जो किसान कर रहे हैं, अब ऐसा लगता है कि इन सब का जो समन्वय हुआ है, समन्वय अभी तक के हमारे जो चर्चाओं में निकल के आया है, इसको हम 9 तारीख को सबके सामने और जरा विस्तार से रखने का प्रयास किया जाएगा। किस कृषकों के मन की बात को उस जो सत्र रखा हुआ है उस पर इसको सबको संजोने का एक कार्य कर रहे हैं, जब हमारा 525वां योगहार उत्सव होगा, और इसको हम लाइव भी करेंगे। तो जो साथी अभी तक के इसके बारे में और जानना चाहेंगे समन्वित रूप से, तो वह सीधे कृषकों के मन से बात सुनते हुए शायद इनको और ज्यादा लाभ मिलेगा, ऐसा हमारा मानना है। इसलिए हमारा 525वां योगाहार उत्सव बहुत आप सब लोग जो इटारसी नहीं आ पा रहे हैं किसी कारणवश, वह लाइव भी हमारे इस कार्यक्रम को जरूर देखेंगे, ऐसी अपेक्षा है। और इसके साथ ही आज हमारे पास काफी समय है, तो जो विषय पर हम आज चर्चा करना चाहते हैं उस पर हम चर्चा भी कर सकते हैं, और जो भी विषय लगता है कि हम महत्वपूर्ण है हमारे लिए, जो चीज छूट गई है और जिसमें और साथियों का फीडबैक नहीं मिला हुआ है, उस पर भी हम बातचीत कर सकते हैं। इसी प्रकार से आज की हमारी जो योग शिक्षिका है, उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से योग कराया है। तो हमारे 9 तारीख का जो कार्यक्रम हम कर रहे हैं, उसमें स्वामी परमार्थ देव जी का आगमन हुआ है इटारसी में, और उनके द्वारा भी सवेरे 5 बजे, 5:30 बजे से 7 साढ़े 7 बजे तक योग का सेशन लिया जाएगा। तो उस दिन हमारा जो कार्यक्रम रहेगा इस तरह से रखा गया है कि हम सवेरे 5 बजे से शाम के 5 बजे तक निरंतर कुछ न किसी कार्यक्रम में व्यस्त रहेंगे। और जो साथी अपने साथ बीज ला रहे हैं और बीजों का आदान प्रदान की बातचीत हो रही है, उसको एक दूसरे को उपहार के स्वरूप में जब मिलते हैं तो उपहार के स्वरूप में अगर दें या आपस में उसके बारे में बातचीत करें, तो इस सेशन को भी उसमें रखा गया है। और इस तरह से ये हमारे कई जगह पर जो हमारे किसान एक दूसरे से बातचीत करके, एक दूसरे से बीज का बंटवारा करके, आपस में बांट करके, एक दूसरे को दे करके, एक दूसरे को मिलते हैं तो उसको गिफ्ट में क्या दें, तो हम बीज दें उनको, एक दूसरे को बीज दें, अपने क्षेत्र का बीज दें, सब्जी का बीज है, दूसरी चीज का बीज है, चाहे मात्रा उसकी बहुत कम हो। वो मात्रा ऐसे भी हो सकती है कि हमारे जो उपभोक्ता हैं, अगर वो कोई सब्जी का बीज है और आसानी से उग सकती है, तो अपने घर के गमले में भी लगा सकते हैं। तो इस तरह की कुछ चीजें, और ये सब बीज परंपरागत बीज हैं, जैविक तरीके से बीज हैं। इन सब चीजों पर भी हम बातचीत करेंगे। उसकी कुछ साथी हमारी एग्जीबिशन भी लगाने वाले हैं, और इस तरह से यह विचारों का, बीजों का और भावनाओं का आदान प्रदान 9 तारीख को हम उसकी तैयारी कर रहे हैं सभी साथी। तो ये जानकारी थी। एक तो पुनः हालांकि कई बार चर्चा हो गई है, लेकिन फिर भी इस परिप्रेक्ष्य में मुझे लगा कि हम इसके बारे में जो लोग नए नए जुड़े हैं उनको और जानकारी होगी। और आज का विषय, आज का समय पर्याप्त है, तो जो भी विषय लगता है महत्वपूर्ण, उस पर हम जरूर बातचीत करें, सबके विचार लें। और
इतना कह करके मैं आज अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी का दिन शुभ हो। नमस्कार। ओम। म्यूट कर ली, अनम्यूट कर लीजिए। जी सर, जैसा धन्यवाद सर, आपने जैसा कहा है आज समय है और हमारे कार्यक्रम के ऊपर जो भाई बहन अपना सुझाव देना चाहते हैं, बीच में रह गए थे और कोई का मन में कोई विचार होता है और आदरणीय पवन सर जी ने जैसा कहा है कि हम जब गिफ्ट देंगे तो किसानों के पास बीज एक बहुत महत्वपूर्ण है कि किसान का बीज ही, और बीज तो प्रकृति का कहीं भी हो, बीज बहुत महत्वपूर्ण होता है। 4 दाने 5 दाने यानी गमले से शुरुआत कर लें, ज़्यादा क्वांटिटी में ना दें, लेकिन अगर हम बीज का आदान प्रदान करते हैं, अगर हम किसी ऐसे अनाज का उत्पाद जो भी हमारे पास उपलब्ध है और मिलते हैं, आपस में एक दूसरे से मिलेंगे और सबका 9 अक्टूबर को सभी किसान भाइयों का और स्वागत है, सबको आमंत्रित हैं और ये कार्यक्रम भव्य होगा क्योंकि ये स्वैच्छिक कार्यक्रम है, हम सबके दिल को छूने वाला कार्यक्रम है। 525वां दिन जब हम योग आहार उत्सव का मनाएंगे तो बड़ा आनंद आएगा और इसमें किसी का कोई सुझाव हो, कोई अपनी बात रखना चाहता है तो अनम्यूट करके स्वतः सत्र खुला हुआ है। आप कोई भी भाई जो हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े हैं अपनी बात रख सकते हैं, अनम्यूट करें और अपना बात रख सकते हैं। जी ओम। जी मेहरा जी, ओम। जी सर, ऐसा निवेदन है कि जो हमारा योग का सेशन है उस सेशन के में थोड़ी सी जानकारी ये दी जाए कि हमारा जो योग का जो शुरू हुआ है, योग पहले शुरू हुआ योग, बाद में आया योगाहार और फिर हम चले गए हैं निर्मल गांव पर। तो इसकी जानकारी हम थोड़ी सी पहले दें। हमारे योग के कार्यक्रम में 11 साल से सबसे कम उम्र के जो बच्चे जुड़े थे वो 11 साल के जुड़े थे जो उत्तराखंड से थे, और 82 साल के भी व्यक्तियों ने हमें योग कराया, और आज जो माता जी ने योग कराया उनकी उम्र भी 75 साल है। इस बात का भी वहां पर जो है जिक्र किया जाए। दूसरी बात यह है कि जब हम आहार की बात करते हैं तो जब हम आहार की बात करेंगे तो हमने फिर योग से हम योगाहार पे कैसे पहुंचे, योगाहार पे जब पहुंचे तो इसमें भी हमें देश के विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों से लोग आए हैं जो अपनी मन की बात कर रहे हैं, उनको जोड़ा है, उनको उनके संबंध में भी थोड़ा सा जिक्र किया जाए। और फिर जैसे बाबला जाट जी ने और एक विशेष काम किया कि उन्होंने पूरे शादी में जो है जैविक आहार दिया, इसका भी कुछ विवरण हो। जी ओम। धन्यवाद आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी। योग क्लास की उत्पत्ति कहाँ से हुई, फिर योग क्लास से योगाहार कार्यक्रम बना और योगाहार से जैविक निर्मल ग्राम अभियान यात्रा शुरू हुई और वहाँ से उस कार्यक्रम में सभी उम्र के बच्चों से लेकर वृद्ध तक सभी इस कार्यक्रम में सहभागी बने, योग कराया। और आपने आदरणीय बाबला जाट जी का उदाहरण दिया है कि उन्होंने अपनी शादी में पूरा जैविक और पर्यावरण की रक्षा और जैविक भोजन परोसा गया। इस प्रकार की बात, आपका प्रस्ताव सदन ने सुना है। इस पर भी सदन अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं और उनके मन में, जैसा रमेश चंद्र मेहरा जी के मन में ये बात आई, ये इसी प्रकार से जिनके मन में कोई उस कार्यक्रम को आयोजन करने में अगर बात मन में कुछ विचार हो तो यह सदन मंच सबके लिए समर्पित है, अनम्यूट करके अपनी बात रख सकते हैं। आदरणीय रमेश चंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमस्कार सदन सभी को प्रणाम मेरा। मैं बने सिंह आर्य, मध्य प्रदेश जिला आगर मालवा से। सदन में सभी लोगों से मेरा एक सुझाव है कि सफेद जो कद्दू की खेती किस क्षेत्र में हो रही है और कौन जैविक ऑर्गेनिक में कर रहा है, ये विषय कल मेरे सामने आया था कि अपने मालवा क्षेत्र में सफेद कद्दू की खेती नहीं होती है। तो इसके बारे में कोई जानकारी बताना चाहता है थोड़ी सी? सफेद कद्दू की खेती
कहाँ होती है, यह बने सिंह आर्य जी ने पूछा है। अगर किसी को सदन में जानकारी हो तो बताने का कष्ट करें। ओम। ओम। मैं बिहार के भोजपुर जिले से उमाशंकर जी बोल रहे हैं। सर, सभी सदन में उपस्थित महानुभावों को सत सत नमन। आज का योग कलाक्ष बहुत अच्छा रहा और उद्बोधन भी बहुत चीफ गेस्ट का अच्छा रहा। साथ में अपना पवन सर का उद्बोधन तो माननीय होता ही सराहनीय है। हमारे यहाँ ये जो भतुआ, हमारे यहाँ बिहार में उसको भतुआ बोलते हैं, सफेद, जिससे पेठा भी बोलते हैं, जिससे पेठा बन करके उसको पेठे का मिठाई बनता है। ये काफी मात्रा में यहाँ पर होता है, जो कि गैस कब्ज के लिए लौकी से भी बहुत ज्यादा उसका कारगर सिद्ध होता है। सवेरे अगर उसका जूस एक गिलास पिया जाए तो उसका, और यहाँ पर बिल्कुल बोलते हैं कौड़ी के भाव है, यानी 2 रुपये किलो गांव में जब भतुआ होता है, क्योंकि उसमें तो कोई केमिकल नहीं छिड़का जाता है। और छतों के ऊपर आदमी के जो बोने के बाद में उसमें बहुत मात्रा में एक एक घर में 50-50, 60-60 भतुआ होते हैं, जो कि 2 रुपये किलो आ करके और हथिया वाले ले जाते हैं और उसको पेठा बनाने के लिए और भतुआ का बना करके वो बेचने के लिए ले जाते हैं। तो ये हमारे यहाँ बहुत मात्रा में होता है। जब सीजन जब निकलता है तो बोले ना, हमने हमको पता चला तो हमने 12-14 बतुआ 2 रुपये तो नहीं, इनको 4 रुपये किलो के हिसाब से लिया। और बहुत जगह एक हमको जिस जुड़े हुए थे आदमी बिहटा में ही, उन्होंने बोला सर इसका जूस बहुत रोगों में काम करता है। तो उसको हमने वहाँ से 11 भतुआ खरीदा और 2-3-4-5 आदमी को जो हमारे योग आहार में मिले थे, जुड़े हुए हैं लोग, उन्होंने जिसको जिसको मांगा उसको हमने दिया। तो इस मात्रा में ये जो हमारे यहाँ बहुत काफी मात्रा में उपलब्ध होता है। और इस तरीके से वो 2 रुपये किलो के हिसाब से लोग आ करके और उनके छतों पर से खुद स्वयं तोड़ करके उतार करके ले जाते हैं लोग, क्योंकि उसका मार्केट नहीं है। वही हमने पटना में पता करने लगा, वो जाकर के वो 50 रुपये किलो पटना में किसी दुकान पर से पता किए, जो लोग एक आध पीस रखे थे तो 50 रुपये किलो बोला हम देंगे। तो इस प्रकार से भतुआ का अगर बीज चाहिए या भतुआ की खेती हमारे यहाँ बहुत ज्यादा छतों पर लोग रोप देते हैं और उस तरीके से ज्यादा उपलब्ध होता है। और इसके बारे में हमने यूज भी किया था 1-2 हफ्ता। बहुत इतना पेट साफ होता है और पेट साफ के साथ साथ में जितने भी टॉक्सिन जो है उसे बाहर निकलता है। जो हम लोग स्वामी जी बोलते हैं कि लौका का जूस सवेरे सवेरे लेने से फायदा होता है, हाथ में भी लगने से इतना हाथ साफ हो जाता है। तो इससे बहुत बहुत ज्यादा उपयोग। और ये जिलेबी वगैरह जो लोग बनाते हैं उसमें भी इसका उपयोग करते हैं। और गर्मियों के दिनों में इसका पेठा का उपयोग करते हैं, इसीलिए वो लोग खरीद करके ले जा करके और हाथिये लोग उनको बना करके वो बिक्री करते हैं। तो सर इसके बारे में हमारी इतनी जानकारी थी और यहाँ पर उपलब्ध होता है, तो इसके बारे में मैंने बताया। और बहुत सदन को सत सत नमन बंदन, धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय उमाशंकर जी। आपने आदरणीय बने सिंह जी आगर मध्य प्रदेश से, उनका जो प्रश्न था। उमाशंकर जी, मेरा सुझाव यह है आप लोगों से कि आप 2 रुपये किलो मत खरीदे, उन किसानों से 5 रुपये किलो खरीदिए। और एक गाड़ी अगर लोड कर सकते तो आप मध्य प्रदेश सप्लाई करिए। आप यहाँ पे उस एक कद्दू की 2 किलो वजन की डिमांड आज के वर्तमान में 500 रुपये है और डिमांड के अनुसार भी फिर भी नहीं मिल रहा है, हमारे पूरे संभाग में नहीं मिल रहा है। ये मैं आपको सुझाव देना चाहता हूँ। 500 रुपये में 2 किलो कद्दू इंसान खरीदने के लिए तैयार है। और उसका एक लिस्ट बना करके मैं आपको भेजूंगा। अपना एक प्लानिंग करते हैं, जिसके बाद में आप वहां से गाड़ी लोड करके हमारे मध्य प्रदेश में जिला आगरमालवा में आप सप्लाई करिए उनको। बहुत अच्छी बात सर। हमने तो लिया था, हमने 2 रुपए के हिसाब से नहीं लिया था, हमने तो 4 रुपए के हिसाब से कुछ एक्स्ट्रा उनको पैसा दिया था। और फिर भी जो आपने बोला है इस तरीके से हम आपसे कांटेक्ट रखेंगे। और अभी फिलहाल हमको मिल जाता है तो हम आते वक्त एक पीस तो जरूर टांग करके लेकर के आएंगे, कोशिश करेंगे। एक रखा हुआ है अभी हमारे पास में, अगर वो खराब नहीं होता, क्योंकि थोड़ा सा ज्यादा इस तरीके से पक्का वगैरह पर चाहे इधर उधर रखने से सड़ जाता है। तो इसलिए अगर सही रहेगा तो हम लेकर के आने की कोशिश करेंगे। और ये जो आपने बात बोला हम उसको इकट्ठा करके कांटेक्ट करके और किस प्रकार से इसको भेजा जाए इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे और इसको पता करेंगे सर। सदन के माध्यम से उत्पादन से उपभोक्ता तक लाइन अपन को ही जोड़ना है देश के अंदर। ये मेरा सुझाव था। वो नर्मदापुरम पधारिए, आप अपन संपर्क करते हैं, फिर इसकी प्लानिंग करके योजना बनाते हैं। धन्यवाद आदरणीय। जी 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 जी। अभी जो जूस की बात हुई तो अभी हमारी एक गाय बीमार हो गई थी, 2 दिन से खाना नहीं खा रही थी। तो हमने उसको जो पिलाया अपना
एक कुम्हड़े का जूस रस रखा था पुराना, तो वो 3-4 घंटे बाद चरने लगी। इतना अच्छा है, बहुत अच्छा काम करता है जानवरों की बहुत बीमारी में। बहुत सुंदर। गाय गाय को क्या बीमारी थी? वो खाना नहीं खा रही थी और उसको वो डॉक्टर बोल रहा था लंगड़ी बुखार है। उसने इंजेक्शन भी लगाया तो ठीक नहीं हो रही थी। उसके शरीर में वो ददरे भी हो रहे थे। अपना जो नया रोग चल रहा, अच्छा, लंपी। लंपी, तो उसके हाँ। लक्षण जैसे लग रहा था। हम्म। तो हमने उसको अजवाइन और शक्कर की धुनी और अपना स्वसारी काढ़ा की धुनी और 5-5 गोलियां जो है नाशक गिलोय सब मिला के दी उसको, 5-6 प्रकार की गुड़ के साथ, और फिर पिलाया जूस तो वो चरने लगी। फिर उसको एलोपैथी नहीं देना पड़ी। बहुत बढ़िया, बहुत बच्चे सुंदर। ठीक। जी हो। धन्यवाद आदरणीय बने सिंह जी और उमाशंकर जी। मध्य प्रदेश सागर से बने सिंह जी ने जो कहा, हमारे बिहार से आदरणीय उमाशंकर जी ने कद्दू का रेट वहाँ की स्थिति बताई और मध्य प्रदेश में बने सिंह जी ने बताई। अंतर्राज्यीय जो हमारे जैसे पवन सिंह जी कहते थे कि विभिन्न राज्यों में अलग अलग रेट है। कहीं किसी राज्य में कोई उत्पादन की मांग ज़्यादा है, किसी राज्य में ज़्यादा होता है, वहाँ उसकी मांग नहीं है। तो अपन आदान प्रदान कैसे कर सकते हैं? अभी बीज का आदान प्रदान की बात हमारे आदरणीय पवन सर जी ने कहा था। तो मैं उमाशंकर जी से कहना चाहता हूं कि कद्दू लाकर परेशान ना हो, कद्दू लाने में दिक्कत आएगी, आप बीज लाएं उनके, और बीजों का अपन सभी को आदान प्रदान करेंगे और देंगे। और जो चीज़ वहाँ 2 रुपये किलो बिक रही है, यहाँ बने सिंह जी ने बताया कि वो 500 रुपये का कद्दू यहाँ उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। तो इसकी चर्चा करके, आपस में संवाद करके, आप उमाशंकर जी का नंबर बने सिंह जी ले लीजिए, बने सिंह जी का उमाशंकर जी ले लें और आपस में संवाद करें, और इससे हमारे किसानों को लिए अच्छा रेट मिलेगा। बहुत अच्छी पहल है ये, और हम सबको एक दूसरे से इसलिए जुड़े हैं, संवाद करते हैं कि अपने उत्पादन आदान प्रदान कैसे कर सकें। धन्यवाद। और किसी भाई का कोई जो हमारा आज का जो योगाहार उत्सव के बारे में या अपने मन की कोई बात है तो सदन में रखने का कष्ट करें, अनम्यूट कर ले। आदरणीय ओम, मैं एक और जी। बात नहीं बता पाया। मेरे पास 13 किलो की लौकी और एक 8 किलो की, 2 प्रकार का बीज है, तो वो भी मैं लाने वाला हूँ, सबको दूंगा। ओम। 13 किलो लौकी? हाँ, एक लौकी 13 किलो की होती है और एक 8 किलो की होती है। वाह। हाँ, वो पिछली बार मैंने दिखाई भी थी सबको, फोटो भी डाला था अपना इसमें। तो चलिए रखा है। बहुत भगवान दास कुफा जी, ये जो आपने 13 किलो की लौकी बताई, इसकी हाइट कितनी है? 7 फीट या 6 फीट है? गोल वाली है आदरणीय, गोल वाली है। जी जी जी। हाँ। बहुत और सुंदर। बीज के लिए हमने पकाई थी, तो हमने देखा कि इसको तौल के देखें तो कांटे में रखा, तो हमको खुद विश्वास नहीं हो रहा था कि ये 13 किलो जी 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 और जी। एक 8 किलो की, 2 वैरायटी। एक चिकनी होती सफेद और एक धारी वाली हरी धारी होती है इसमें, जो 13 चलो, तो किलो। ये लौकी रखे रहना, परम पूज्य स्वामी परमादेव जी को बताएंगे। क्या है, हमने एक दिन कहा कि हमारे भट्टा जो है 4-5 किलो का हो जाता है, तो उसमें हमें कम करना पड़े थे 2 किलो। बोले नहीं, 3 किलो तक का हो सकता है भट्टा। तो लौकी का हम 13 किलो कंफर्म कर सकते हैं कि 13 किलो की लौकी, और 7 फीट लंबी, जैसे हमारे वो मान सिंह जी गुर्जर बताते हैं, उनके पास 7 फीट लंबी है और आपके पास 13 किलो की बजनी है गोल। बहुत सुंदर। और कोई का किसी का कोई सवाल, कोई सुझाव? ओम ओम जी राता बहन, जी। जी बहन जी, सर, स्वागत है बहन जी। हमारे भाई उमाशंकर जी ने वो बताया ना बथुआ, जरा फोटो दिखाओ ना हमें। कौन सा घास है या पेड़ है, वो जरा फोटो देखने को मिला तो हमें भी समझ जाएगा ना वो क्या है। हमारे यहाँ भी नाम अलग होगा उसका कुछ, तो इसलिए उसका फोटो देखने को मिला तो हमें समझ में आएगा कौन सा पेड़ है, कौन सा घास है। वो समझ में आया क्या मैं क्या कह रही हूँ? बथुआ बोला ना, बथुआ कुछ। भतुआ नहीं, भतुआ जी, इसको भतुआ इस पर बोलते हैं। जी जी। इसका फोटो डालेंगे क्या ग्रुप पर? पेटा वो
कुमार जी, बब्बन सिंह जी अनम्यूट हैं। ये बहन जी उमा शंकर जी दिखा रहे हैं आपको, देखिए कुमार बब्बन सिंह अभी आप म्यूट रखें। गोपाल जी लगा हुआ है, फल अभी घर पर रखा हुआ है जो हमारे पास में वो है, मगर उसको हम अभी ला नहीं पाए और चाहे वो दिखा नहीं पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर अभी नहीं है वो। और इस पर फूल लगा है, अभी इस पर चढ़ा है। तो इस तरीके से अभी हम इसका बोले थे कि हम सदन में उसका बीज लेकर के आएंगे और कोशिश हो सकता है तो कोशिश करेंगे वो छोट छोट अगर मिल जाता है ताजा नया वाला इधर तो हम लेकर कोशिश करेंगे आने के लिए और प्लस बीज भी इकट्ठा करके लेकर के आएंगे। तो इसके बारे में वो सफेद होता है, भोपड़ा बोलते हैं क्या? भोपड़ा लाल होता है क्या? लाल, हाँ सफेद होता है जी। बाद में थोड़ा सा पक जाने के बाद में सफेद जैसा हो जाता है और 10-12 किलो का होता है वो, चाहे 5-6 किलो का होता है। गोल मटोल होता है, गोल मटोल होता है, गोल होता है क्या? गोल ऐसा गोल वाला जी गोल होता है। हमारे यहाँ भोपड़ा बोलते हैं, सब जगह होता है, भोपड़ा सब जगह होता है। बराबर है, ध्यान में आया बहन प्रणाली जी। एक कद्दू सब जगह होता है, इसको कहीं कोई भाषा बोलते हैं और जिससे पेठा बनाया जाता है। हाँ ये जी ठीक। चलिए और किसी भाई का कोई सुझाव? कुमार बब्बन जी कुछ कहना चाहते हैं? सादर आमंत्रित। हम सभी सदन के महानुभावों को धन्यवाद, प्रणाम। आज का जो हम लोग का जो कार्यक्रम चल रहा है बहुत सराहनीय है, वंदनीय है। जो आज के जो शिक्षक महोदय ने जो बताए, बहुत अच्छे ढंग से जो की चर्चाएं किए। चीफ गेस्ट जो हम भी बहुत अच्छी चर्चा किए। और मेरा एक जो सुझाव है, जो हम लोग का 525वां जोगहार महोत्सव इटारसी में हो रहा है, उस महोत्सव के लिए मेरा कुछ सुझाव है। जैसे कि जो हम लोग किसान हैं, कि हम लोग का मुख्य बिंदु कृषि करना है और ऑर्गेनिक विधि से ही खेती करने के लिए हम लोग प्रयत्न हैं। और स्वामी जी की भी यही आशा है कि हम कहीं उनका हम लोग को प्रमोट भी करते हैं, सभी पूरे देश में कहते हैं ऑर्गेनिक खेती करें, विषमुक्त खेती करें और भारत को रोग से मुक्त करें। तो जो 525वां महोत्सव जो इटारसी में होगा नर्मदापुरम में, उस कार्यक्रम में कुछ ऐसे बायोपेस्टिसाइड, बायोहर्बिसाइड और बायो फर्टिलाइजर की जो अच्छे अनुभवी वैज्ञानिक हैं, कृषक हैं, उनकी विशेष चर्चाएं होनी चाहिए, ताकि हम जो भी किसान उसी होंगे या लाइव के माध्यम से सुनेंगे तो हम लोग को ज्यादा लाभान्वित होंगे। कारण कि हम लोग को ऑर्गेनिक जो खेती हम लोग की किसानों के एक रीढ़ आने के एक मात्र वही जो किसानों की माली स्थिति को सुधार सकता है और रोग भी मुक्ति कर सकता है। तो उस दिन बायो फर्टिलाइजर के कैसे बनाया जाएगा, लैब की भी कोई जैसे लैब यदि नहीं हो तो लैब के माध्यम में कैसे बनाया जाएगा, समान किसान कैसे उसको बना सकते हैं, इस बीच बीच में चर्चाएं होती है। लेकिन एक महोत्सव के रूप में होगा, बहुत से लोग उसी में जुड़ेंगे तो ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार होगा और ज्यादा से ज्यादा लाभान्वित होंगे। दूसरी बात कि मैं कल एक जोगहार कार्यक्रम के माध्यम से एक अपने यहाँ जो बीज होता है लौकी नहीं नेनुआ के बारे में वीडियो बनाकर उसको भेजा हूँ। और बहुत अच्छा उसका जो नेनुआ है, नेनुआ का हमारे यहाँ सब्जी बहुत बिहार में, आपके यहाँ भी होता होगा, लेकिन हमारे सफेद 2 प्रकार के है नेनुआ, एक सफेद है और एक हरा टाइप के फलता है। जो सफेद नेनुआ है उसका बीज सफेद होता है और जो हरा नेनुआ हो तो उसका बीज काली होता है। तो उसको मैं वीडियो, चूंकि मुझे उसके वैरायटी पता नहीं है, कारण क्योंकि मैं बहुत पहले से हम मार्केट में लाए थे, मैं उसका वैरायटी भूल चुका हूँ। और ऐसे कुछ सदन के माध्यम से मुझे जानकारी प्राप्त हुआ कि
जो भी आप बीज ला रहे हैं उसके वैरायटी की पता होनी चाहिए। तो कल वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जब जो राहत कार्यक्रम जो हम लोग चैनल है उस पर हम भेज दिए हैं, उसका वीडियो बनाकर उसका कैसा पौधा होता है, कैसा उसका फल होता है, सब बता के भेज दिए हैं। मुनीलाल जी को भी हम पर्सनल भेज चुके हैं। ऐसे यदि बीज का यदि निमंत्रण होगा तो मैं उस बीज को लाऊंगा, जो उसको वैरायटी पता नहीं है। और जो भी वहां पर ऐसे कुछ विशेष कृषि की बीज विशेष फसल के बारे में चर्चा होनी चाहिए, जो लगभग पूरे भारतवर्ष में वो फसल का उत्पादन होता है, उस पर विशेष चर्चा होनी चाहिए। ओम अपनी बातों को विराम रखते हुए सदन को ओम। जी आदरणीय कुमार बब्बन जी, आपने अपना विचार रखा है कि बायो फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड की कैसे बनाया जाता है, इस में युवा आहार उत्सव के कार्यक्रम में चर्चा हो और इसकी बनाने की विधि और वैरायटी की जानकारी और को आपने अपना सुझाव रखा, सदन ने सुना। और आगे हमारे भाई बहन जी रामा ताई जी अनम्यूट हुई हैं। बहन जी स्वागत है आपका। जी जी ओम ओम। जो पेठा करते हैं ना उसे कोहाड़ा कहते हैं हमारे यहाँ। कोहाड़ा, कोहाड़े का वो फूल होता है। जी प्रणाली जी के लिए प्रणाली को मालूम नहीं है ना। जी कोहाड़ा जी कहते हैं और उससे ही हाँ पेठा हाँ बन हाँ सकता है। हाँ रमाताई हो लक्षात आलं माझ्या। हाँ पेठा करतात। हाँ हाँ हो हाँ ये हुई बात। आमची मराठी बोललो आम्ही दोघं जण, रमाताई आणि मी। चलिए आप आगे हमारे पवन मिश्रा जी, आदरणीय पवन मिश्रा जी अनम्यूट हुए हैं। मैं चाहूंगा कि वो चूंकि बीज की जब बात आती है तो आदरणीय पवन मिश्रा जी का स्वागत है। मुझे कुछ बातें समझ लेना है कि भारत के विभिन्न राज्यों से बीज आने वाला है, तो उसका कुछ डॉक्यूमेंटेशन करने वाले हैं क्या, कि उसकी विशेषता क्या है, और उसका कुछ हर राज्य सीड बैंक वगैरह तैयार करने वाले हैं क्या अपन की। ये समझो महाराष्ट्र में मैं कुछ बीज लाने वाला हूँ, जैसा सब्जियों का बीज है या कुछ जंगली सब्जियों का बीज मेरे पास है, जो नेचुरल उगते सभी प्रकार की सब्जियां जून माह से तो फिर फरवरी माह तक ये सब सब्जियां हम अपने भोजन में हम इस्तेमाल करते हैं। उसका कुछ बीज मैंने इकट्ठा किया, मैं वो बीज आने वाला, बीज का आदान प्रदान भी होने वाला है, लेकिन उसका कुछ सीड रजिस्टर वहाँ मेंटेन होगा, क्योंकि हम सीड का जब आदान प्रदान वहाँ करेंगे तो वो कैसा रहेगा, और वो दूसरे राज्यों में जैसा बीज गया तो फिर वहां पे सीड बैंक वगैरह रहेंगी क्या। बीज सीड बैंक बहुत छोटी रहेंगी, लेकिन सीड बैंक की कंसेप्ट बहुत अच्छी है कि हमको जैसा कि धान की बहुत सी प्रजातियां वहां आने वाली है, लेकिन उसमें ये क्लाइमेट चेंज में जो धान की प्रजाति जो रहने वाली है, क्योंकि अभी हमको जो सब में बड़ा जो सामना करना पड़ेगा आगे कुछ वर्षों में, वो है कि ये जो क्लाइमेट चेंज जो वातावरण में हो रहा है, तो इनको बहुत पड़ेगा। बीज हमको वहाँ ये जो जलवायु परिवर्तन में वही बीज दिखेगी जो बीज में उसको सक्षम बीज है। तो मुझे कुछ बातें समझ लेना थी कि मेरे पास जो बीज है वो सभी प्रकार के सब्जियों के है, कि जो विशेष है कुछ, और मैंने पूरे इधर करते और कुछ महाराष्ट्र से अलग अलग जगहों से बीज इकट्ठा किए और एक छोटी सीड बैंक भी तैयार की। कुछ जंगली सब्जियों के बीज है, कुछ फलझाड़ों के बीज है। मैं करीबन 3-4 एकड़ में फूल खेती करता हूँ, कुछ फूलों के बीज मेरे पास है, अलग अलग ऋतुओं में आने वाले फूल है, बीज मेरे पास है। तो मुझे समझना है कि और राज्यों में कुछ अलग अलग प्रकार के बीज हो गए, तो हमने अगर हर राज्य में जैसा हम भारत आ रहे तो है या महाराष्ट्र में है या फिर मध्य प्रदेश है या जी धन्यवाद आदरणीय पवन मिश्रा जी। आदरणीय हमारे सर जी हैं। जी 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 मैं
पवन जी का ये बहुत अच्छा विचार है और मुझे लगता है कि आपका जो सेशन डॉक्टर विनोद भट्ट के साथ आपका जो बीज के ऊपर जो सेशन होने वाला है, जिसमें आपके साथ 4 और साथी भी जुड़े हुए हैं, अलग अलग विषय पर शायद आपकी बातचीत भी हो गई है, तो मुझे लगता है कि उसकी जो तौर तरीके हैं, हमें क्या करना चाहिए, उसका डॉक्यूमेंट अगर करना होगा तो आप लोग की जो कमेटी बनी है, हमें मार्गदर्शन करने के लिए अपने आप में सभी लोग सक्षम हैं। मुझे लगता है आप लोग आपस में इस विषय पर और बातचीत कर लेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा और जो भी तरीका आप निश्चित करते हैं उसी के अनुसार, जो आप सब लोग निश्चित करेंगे उसी के अनुसार वहां पर सदन में भी बता दीजिएगा 9 तारीख को। और उसकी तैयारी के साथ अगर कुछ फॉर्मेट है, कुछ कागज में लिखना है, जो भी तैयारी आपको लगती है कि करनी उचित रहेगी और इससे हमारे अन्य किसान जो जिनको बीज दिया जाएगा या जिनकी उत्सुकता रहती है बीज के ऊपर, तो उनको भी एक नया रास्ता मिलेगा। और मैं भी बीज लाया हूँ, जब मैं बाहर गया था तो मैं देख रहा था कि मेरे बीज, मुझे किस चीज का बीज मिलेगा। तो अभी फसल पकी नहीं थी, लेकिन केवल एक लेग्यूम है जो कि मतलब बीन की वैरायटी थी, वो लगभग तैयार हो गई थी। तो मैंने अनुरोध किया वहाँ के जो महिला किसान थी कि मुझे इसका बीज दे दीजिए। उन्होंने मुझे 4-5 जो उनकी पक गई थी वालियां वो दे दी है। वो भी मैं इस ग्रुप को लाऊंगा और प्रस्तुत करूंगा और आप सब लोग उसको उगाएं और उसकी देखें उसकी तैयारी किस प्रकार से करते हैं। तो ये जो प्रोटोकॉल है हमारा, इसको आप लोग निश्चित कर लीजिएगा और जो भी आप मार्गदर्शन देंगे उसके अनुसार हम सब लोग कार्य करेंगे। धन्यवाद। हाँ सर, 2 तारीख को आदरणीय भट्ट सर के साथ फिर से एक फाइनल मीटिंग होने वाली है ऑनलाइन, और उसमें ये बात मैं थोड़ा ये सुझाव सर के सामने रखूंगा कि बीज का आदान प्रदान तो हम करेंगे, लेकिन आदान प्रदान करते समय उसका अगर किसी रजिस्टर के द्वारा गया कि बीज कहाँ से आया और इसकी विशेषता क्या है और उसकी मात्रा जैसी कैसी है, तो ये सर जी के साथ में, भट्ट सर जी के साथ में हम 2 तारीख को दोपहर में एक हमारी फिर से एक मीटिंग, फाइनल मीटिंग है, उसमें तय करेंगे सर। थैंक यू सर, धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय पवन मिश्रा जी और आदरणीय हमारे पवन सर जी। आपस में संवाद हुआ और आपने जो सुझाव दिया उसको तुरंत एक्शन में लेते हुए आदरणीय पवन सर जी ने अपना बात रखी। मैं आदरणीय पवन सर जी से एक और निवेदन करना चाहता हूँ, जैसा रमेश चंद्र मेहरा जी ने भी अपना सुझाव रखा है, सदन उपस्थित है सदन में, कि हमारा योगाहार की उत्पत्ति कैसे हुई, योगाहार क्लास से फिर योगाहार का नाम कैसे हुआ, फिर उसमें हमारी जो जैविक निर्मल ग्राम अभियान यात्रा निकली, और फिर आज हम सभी उम्र के, इस पर भी कुछ 5 मिनट का अगर उसमें सदन में अगर प्रस्तुति का वो रहे तो इस पर भी आपका सुझाव चाहेंगे कि जो, और एक कुमार बब्बन जी का आया है बायो फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स की चर्चा बनाने की चर्चा हो, 2-3 जी प्रश्न आए हैं, कमेंट चाहेंगे। जी 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 जो पहला जो सुझाव है, ये सारे सुझाव सम्मिलित हैं कि हम आवाज साफ नहीं आ रही सर। योगाहार की जो हमारी यात्रा रही है, उसको मुझे लगता है कि जो हमने कार्यक्रम अभी तक के बनाया है और अभी इसको सर्कुलेट भी कर देंगे जब हो जाए, शायद एक तो शुरुआत में जब कार्यक्रम की शुरुआत होगी बहुत संक्षेप में बताना है, और एक जब हमारे मुख्य अतिथि आते हैं तो उस समय भी इसको रखेंगे, 2 बार इसको बहुत संक्षेप में बताएंगे। कौन बताएंगे इसके ऊपर अभी फाइनलाइज करना है। साथ ही जो कुमार बब्बन जी ने बताया है कि हम किस प्रकार से जैविक उत्पाद खुद बना सकते हैं या फिर हम खरीद सकते हैं, दोनों सत्रों को इस प्रकार से रखा गया है और कई तरह के विकल्प जो हमारे अभी तक के इस योगाहार कार्यक्रम में अभी कई सारे साथियों ने खरीदे, तो ये दोनों तरह के विकल्पों के ऊपर प्रस्तुतिकरण भी है और उसके बारे में लोगों का आदान प्रदान भी होगा जब परिचय हो जाएगा। परिचय जब ये हमारे कृषक साथी हैं या जो अन्य एजेंसी जो आती हैं वो अपने बारे में जब बताती हैं तो सबके फोन नंबर, नाम, फोन नंबर, उनकी विशेषता क्या है, इसकी हमने लिस्ट बना ली है।
तो इसको भी हम इस कार्यशाला में अलग अलग जगह पर जहाँ स्टॉल लगे हैं वहां पर और जो जगह है जहाँ पर भी उचित जगह है सबके नाम फोन नंबर उपलब्ध रहेंगे। तो इसमें किसी प्रकार की किसी को कोई समस्या नहीं होगी कि इसका नंबर लेना है, इसके लिए करना है, वो सुलभ जगह पर कई जगह पर इनको उपलब्ध भी करा दें। तो ऐसे ही योजना है और ये योजना है सब आपस में विचार विमर्श करते हुए सबके सुझावों को समायोजित करते हुए इस प्रकार से ये धीरे धीरे उभर करके आ रही हैं और जैसे ये फाइनलाइज हो जाती हैं ये सबके साथ कार्यक्रम को भी हम शेयर कर लेंगे। तो ये सब चीजें आपकी तरफ से जो आए हैं ये सब सुझाव, ये कार्यक्रम सामूहिक रूप से स्वैच्छिक रूप से और सबकी सहभागिता से परिपूर्ण रहे, यही प्रयास है। धन्यवाद। बहुत सुंदर। सदन की ओर से आपको साधुवाद। हर बात का आप छोटी से छोटी सुझाव पर ध्यान देते हैं और आपने ये सभी जो विषय आए हैं उनकी स्वीकृति दी है और उनको सब प्रस्तुतिकरण होगा। और भाई का कोई हमारे भाई बहन किसी का कोई बात हो मन में तो सादर आमंत्रित हैं, आप लोग अपनी बात रख सकते हैं अनम्यूट करके। किसी का कोई ओम मेरे यहाँ ना पूर्ण सेंद्रिय केले का पेड़ लगाया और उसको पूर्ण सेंद्रिय खाद मैंने दिया, लेकिन ये जो केला आया ना वो ऐसा फटा गया है। इसका क्या कारण हो सकता है? बहुत बुरा लगा। इतने दिन उसे अच्छी तरह खाद दिया था, पूर्ण केंचुए का खाद दिया था, लेकिन ये जो केला है ना इसी तरह फटा है। ये देखो, ये इसी तरह तैयार होने के बाद इसी तरह फटा और इसी दिखता है ना, ऐसा हुआ। क्या कारण हो सकता है इसका? किसके? जी बहन जी, आपने अपने केला का वो बताया कि किस कारण फट रहा है। सदन में हमारे वैज्ञानिक गण उपस्थित हैं और हमारे किसान, अनुभवी किसान उपस्थित हैं। वो कोई भाई अनम्यूट करके आदरणीय बहन प्रणाली जी का जो सवाल है उसका समाधान करने का कष्ट करें। अनम्यूट करके जो जानता हो, जिसको पता हो कि केले के इस समस्या के बारे में कि ये केला क्यों फट गए हैं, इस प्रकार का अगर कोई समाधान हो तो बताने का कष्ट करें। चलिए, धन्यवाद। बोरान की कमी है। मुनीलाल जी। आदरणीय भुवनेश्वर राय जी का संबोधन, इसके बाद हम रामकृष्ण रघुवंशी जी का कमेंट लेंगे केले की इस समस्या को लेकर। आदरणीय भुवनेश्वर राय जी। धन्यवाद। बहन जी ने जो केले का दिखाया, ये केवल केला ही नहीं बल्कि किसी भी फल में अगर इस तरह का प्रॉब्लम आता है तो ये बेसिकली बोरान की कमी की वजह से आता है। हमारे केमिकल में तो बड़े आसान है कि अगर इस तरह का प्रॉब्लम है तो आप बोरान का स्प्रे कर दें या बोरान मिट्टी में डाल दें तो ये प्रॉब्लम खत्म हो जाता है। लेकिन जैविक में क्योंकि आप जितना भी जैविक खाद वगैरह देते हैं सब में थोड़ा मोड़ा ये बोरान होता है, तो निश्चित रूप से ये देखना होगा कि जब आप खेती करते हैं तो जो न्यूट्रिशन है, जो न्यूट्रिएंट है, माइक्रो न्यूट्रिएंट से लेकर के और माइक्रो न्यूट्रिएंट, ये सारा का समावेश आपकी खेती में होना चाहिए। अगर ये सब खेती में आप कर रहे हैं, धीरे धीरे कर रहे हैं, निश्चित रूप से हो सकता है कि आपने जैसा कि बताया कि मैं केंचुए की खाद वगैरह सब दिया हूँ, निश्चित रूप से केंचुए की खाद में थोड़ा सा नाइट्रोजन वगैरह ज्यादा होता है, तो इसलिए ये थोड़ा बोरान उसमें कम मिल पाया होगा और कम मिलता भी है, तो उसका असर उतना न पड़ पाया हो। लेकिन जब आप इसको और आगे बढ़ाएंगी और हर तरह की जब खाद आप देंगी, जैसा कि जीवामृत हो गया, घन जीवामृत हो गया, और इस तरह से जो माइक्रो न्यूट्रिएंट के भी जो बताए जाते हैं कि कौन कौन से माइक्रो न्यूट्रिएंट किस तरह से आप बना करके उसको
दे देंगे तो वो फायदा हो जाएगा, तो उस रास्ते भी ये धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। और ये बोरान की कमी क्या है, अगर आप केमिकल खेती करती हैं, अगर इस तरह की खेती में प्रॉब्लम है तो बोरान का स्प्रे करते हैं, ये खत्म हो जाएगा। जी धन्यवाद आदरणीय भुवनेश्वर राय जी। बहन जी का वो मिल गया है। रामकृष्ण रघुवंशी जी कुछ, जी बहन जी कुछ कहना चाहती हैं? हाँ, जैसे कि भुवनेश्वर राय जी ने बोला, मुझे ना बुरा क्यों समझ में नहीं आया, बुरा क्या बोले ना, बुरा वो आपको अभी बता देंगे जो आपने बताया है। रामकृष्ण रघुवंशी जी और क्लियर कर दें। जी ओम, जैसे भुवनेश्वर राय जी ने बताया कि ये शिकायत जो केले की फटने की होती है, ये डेफिनेटली बोरॉन डेफिशिएंसी है, बोरॉन डेफिशिएंसी डिसीज है। अब रही बात है कि अभी बोरान को आप किस में कैलकुलेट करते हैं। ये बोरॉन क्या है, एक एलिमेंट है हमारे दिमाग में, ये एक क्या तत्व है। अब ये तत्व को आप इसकी पूर्ति कैसे कर सकते हैं, वो रिसोर्सेज क्या होंगे, तो उसमें सबसे सफल प्रयोग जो नींबू में भी ये शिकायत आती, नींबू पकने के बाद जैसे बहन जी ने अभी दिखाया कि वो नींबू भी क्रैक होकर नींबू भी फट जाता है, इसी तरीके से जैसे केला फटता है। तो आप जो हमारा बिल्व रसायन बनाते हैं ना, जो बीले के पौधों में, उसमें क्या पोटाश की मात्रा भी पर्याप्त होती है, मैग्नीशियम भी होता है उसके अंदर, तो और बोरॉन भी होता है। तो जो बिल्व रसायन बना है वो इसका जैविक तरीके से या रिसोर्सेज से आप कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट आप बोरान पाउडर का भी अगर उसमें ड्रिंचिंग करवा दें पानी में घोल के, तो ये शिकायत खत्म हो जाती है। इतना ही ऐड करना चाह रहा था मैं इसमें। जी धन्यवाद। और डीडी शर्मा जी कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, ये जो अभी मैडम जी ने कहा है, बहन ने, कि जो क्रैकिंग ऑफ फ्रूट्स, जो फ्रूट की जो फटते हैं, ये बिल्कुल सही कहा इन लोगों ने कि जो विशेषज्ञ है कि हमारा ये बोरोन की कमी या दूसरे तत्वों की कमी का एक समावेश है, जिससे कि फ्रूट क्रैकिंग होती है, फट जाता है। और जो अभी तक केले में मैंने देखा है कि केले का जो अभी तक विषय जो है, जब आपकी उस क्षेत्र की ह्यूमिडिटी 90% हो और तापमान जो है आपका 70 से 80 डिग्री फ़ारेनहाइट, जब ये दोनों का समावेश होता है, उस दौरान जो है ये क्रैकिंग ज़्यादा देखने को मिलती है। तो ये क्लाइमेटिक जो हमारा जलवायु है, जब हमारी ज़्यादा आर्द्रता, मतलब हवा में जब पानी ज़्यादा होगा और तापमान ज़्यादा होगा, तो ये क्रैकिंग काफ़ी बनाना में देखी गई है। तो ये थोड़ा सा न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी भी है, और सेकेंडली दूसरा ये जो हमारी क्लाइमेट है, टेम्परेचर है, उससे भी काफ़ी इसका रिलेशन है। तो ये सबसे बड़ा कारण है कि अगर जैसे ह्यूमिडिटी है, तो ये तो कहते हैं, प्रैक्टिकली वैज्ञानिक कहते हैं कि उससे पहले फसल निकाल दी जाए जब ह्यूमिडिटी बढ़ रही है, तो वो संभव नहीं है। तो इसलिए ये जो सारा है, ये क्लाइमेटिक कंडीशन के आधार पे है। बाकी डेफिशिएंसी तो न्यूट्रिएंट की, बोरोन तो क्रैकिंग होती है। ये बोरोन की कमी जो है, एक हमारा जो कांग्रेस ग्रास है, जिसको हम वो आपका बहुत डेंजरस घास बोलते हैं इसको, अगर इसको फूल आने से पहले हम इसकी मल्चिंग कर दें जहाँ जहाँ मिलता है, तो वो बोरोन की कमी जो है, जब ये सड़ेगा तो मिट्टी में अपने आप दूर हो जाएगी। ये है मेरा वक्तव्य इसके बारे में। धन्यवाद। आदरणीय बहन जी का सवाल का जवाब, बोरोन पाउडर का इस्तेमाल, और सभी का एक ही जवाब रहा। आपको उसका उत्तर मिल गया है। और अब आगे सदन में किसी और का कोई सुझाव हो? धन्यवाद। धन्यवाद जी 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 धन्यवाद भाई जी, धन्यवाद जी। और किसी का और कोई सवाल हो? अब मैं आगे, सदन आज खुला हुआ है, कोई भी अपनी बात रख सकते हैं, किसी भी प्रकार का युवा उत्सव कार्यक्रम को लेकर के, या अपनी कोई सवाल हो व्यक्तिगत, तो खेती किसानी से संबंधित, तो आप स्वास्थ्य से संबंधित अपनी बात रख सकते हैं। नमस्कार मंगला जी।
मैं आपसे एक ये जो नेशनल राष्ट्रीय सम्मेलन चल रहा है इसमें थोड़ी सी मैं आपको अपना विचार रखना चाहूंगा कि जो ये हमारी प्रदर्शनी लगेगी, ये जो बीज आएंगे पहले प्रदर्शनी में रखे जाएंगे क्या? जो लोग बीज लाएंगे उसको प्रदर्शनी में रखा जाएगा, एग्जीबिशन में रखा जाएगा? फिर ये जो बीज का आदान प्रदान होगा वो किसको कौन बीज देगा, कैसे देगा, इसका भी एक मैनेजमेंट होना चाहिए। लेकिन ऐसा ना हो कि एक अनार 100 बीमार। तो वो जो बीज एक्सचेंज ऑफ सीड होगा उसका भी कोई ऐसी एक समिति बने कि कितने लोगों को, अगर कोई मैं 100 ग्राम बीज लाता हूँ तो वो 100 लोगों को देना संभव नहीं है, कोई भी लाता है। तो मेरा ये सुझाव रहेगा कि इसका भी कोई समाधान निकाला जाए। एक्सचेंज ऑफ जो बीज होगा या एक्सचेंज ऑफ कोई उत्पाद होगा, और इतने दूर दूर से जो लोग आएंगे इतना बहुत सारा बीज तो नहीं ला सकते या कोई और नहीं ला सकते, तो इसलिए इसका भी कोई एक तरीका निकाला जाए, मेथड निकाला जाए। दूसरा मेरा ये सुझाव है कि जो आपका जो लोग वहाँ आएंगे, स्थानीय लोग ही इस जैविक जो बीज है या उत्पाद है वो लाएं। और साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो ये कार्य मिनट्स ऑफ द मीटिंग जो है, जो आपके 2 दिन का सम्मेलन हो रहा है उसके प्रोग्राम की जो सूची है वो भी सदन में रखी जाए, ये मेरा मानना है। धन्यवाद। जी, बात आ रही डॉक्टर साहब, आपने बीज का आदान प्रदान का क्या वो रहेगा, इसका आदरणीय हमारे विनोद भट्ट जी, डॉक्टर विनोद भट्ट जी, और इसको देख रहे हैं आदरणीय, इनका जिम्मेवारी दी गई है, वो अपने तय करेंगे। पहले इसका प्रदर्शनी ही लगेगी, पहले अपने स्टॉल लगेंगे, स्टॉल पे सभी कृषकगण और अतिथिगण इनका विजिट करेंगे। इसके बाद अंत में जब पूरा कार्यक्रम हो जाएगा तब इन बीजों का आदान प्रदान होगा, और कैसे होगा क्या होगा वो जब विजिट करेंगे तब अपना नाम लिखाएंगे, चर्चा करेंगे, ये बीज हमें चाहिए, ये भी। इसके बाद फिर जो है पूरा जब डॉक्यूमेंटलीकरण हो जाएगा इसके बाद फिर आदान प्रदान होगा, ऐसा विचार है। बाकी हमारे बीच में डॉक्टर विनोद भट्ट जी आज अभी उपस्थित नहीं है। चलिए ये इसका चर्चा है, और आदरणीय पवन सर ने पहले बता दिया है कि इस प्रकार से डॉक्यूमेंटली होगा इनका, और आदान प्रदान बीज का किसी को किस बीज की जरूरत है, वो कौन बीज लाया है, थोड़ा थोड़ा बीज अगर सब लोग लाएंगे तो बीज का आदान प्रदान हो जाएगा, ये रखा गया है। आदरणीय हम चाहेंगे कि अब डॉक्टर किशोर दुबे जी आए और अपना सुझाव रखें। धन्यवाद मुनिराज जी। थोड़ी खांसी है फिर भी मैं कोशिश करूंगा। मुख्यतः बहुत सारा आदान प्रदान वाली बात हो गई है। अब बीजों के बारे में भी लेन देन की जो प्रक्रिया है विनोद जी के साथ में बात करके उसका कोई ना कोई समाधान कर देंगे। जो एक पहलू था, कल जो बात रखी गई थी कि भाई हम सम्मेलन में मिल रहे हैं और सबके सब मिल रहे हैं, तो इसमें जो कई वक्ताओं ने समय समय पे बताया गया है कि जो बड़ी मात्रा में उत्पाद होते हैं उनके मार्केटिंग की व्यवस्था, वो मतलब उसका प्रॉब्लम आता है। जैसा कि इस बार हमारे वसूली जी जो है छिंदवाड़ा के, उनको पहला अवार्ड मिल गया, पहला प्राइज मिल गया है ऑर्गेनिक खेती का। लेकिन मैं वहां पे जब गया था तो 150-200 क्विंटल उनके पास में सर्टिफाइड जो गेहूं था वो बेचने की बहुत बड़ी समस्या थी। और वो मतलब दिल्ली तक भी जाके आए, जो किचन वालों के साथ में, और जगह भी गए, हाँ नागपुर में भी आए, और सभी जगह पे उन्होंने देखा कि भाई मार्केटिंग की ही समस्या है। और यही समस्या मोहनलाल जी शायद आपके माध्यम से, बेने सिंह जी और कोई सज्जन थे जिन्होंने 300-400 क्विंटल ऑर्गेनिक हल्दी उत्पाद की थी और जो बेचने की समस्या थी। मेरा कहने का मतलब कि छोटे मात्रा में जो चीजें उत्पाद होती है उनको तो बेचने के लिए इंडिविजुअल लेवल पे प्रयास होते हैं, लेकिन बड़ी मात्रा में जैसा गेहूं है, चावल है, सोयाबीन है, तुअर है, ऐसे 5-6 हम अगर फसलें जिनको हम चिन्हांकित कर सकते हैं और बड़े प्रचुर मात्रा में जिनकी जरूरत भी है और उत्पाद भी होते हैं ऑर्गेनिक के बारे में, तो जैसा कि कल एक सुझाव दिया था जिसपे शायद समय की कमी से चर्चा नहीं हो पाई, कि
हम सब लोग वहां पे नर्मदापुरम में इकट्ठे हो रहे हैं और हम सभी देश के लोग आ रहे हैं, अलग अलग प्रांतों से आ रहे हैं। तो एक सुझाव के रूप में, क्योंकि क्या है कि सरकार एमएसपी के माध्यम से खरीदती भी है और जो राशन दुकानों के माध्यम से बेचती भी है, तो ये दोनों व्यवस्थाएं जिस सरकार के पास में है, उनको यदि हम बोलते हैं कि भाई सुझाव दे सकते हैं कि जो एमएसपी होती है उससे 20% ज्यादा से आप गेहूं, चावल, दाल एक चिन्हांकित कर लो। हम सबके सबके बारे में नहीं बोलेंगे, लेकिन एक 4-5 जो भी आप रेशन के दुकानों के माध्यम से बेचते हो, ऐसे 5-6 चीजें आप चिन्हांकित कर लो और उन चीजों को एमएसपी से 20% से ज्यादा लेकर उस जिले में ही खरीदो और उस जिले में ही वितरण की व्यवस्था करो, तो ट्रांसपोर्ट का भी जो खर्चा है वो भी सरकार का पैसा बच जाएगा। और वितरण के माध्यम से, राशन दुकानों के माध्यम से जो लोग खरीदते हैं, चाहे 2 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए किलो, जो भी है सरकार की व्यवस्था, उनके पास में यदि ऑर्गेनिक फूड पहुंचता है तो उनकी बीमारियां कम हो जाएंगी। तो इस तरह का यदि कुछ सुझाव हम दे सकते हैं, जैसा खुला सेशन चलने वाला है और हर जगह पे ऐसे नेशनल इंटरनेशनल में जैसे जिनेवा मीट बोलते हैं, कोटा मीट बोलते हैं, ऐसी नर्मदापुरम मीट से ये भाई सुझाव निकलेगा। और वो सुझाव जहां हम अपन कोई सरकार के खिलाफ वाली बात नहीं है, लेकिन सुझाव देना तो कोई गलती नहीं है। तो इस तरह से यदि मार्केटिंग से जुड़े, प्रोडक्शन से जुड़े, अब कई बार एनपीके फैक्ट्रियां जो होती है उनको खरीद के लिए सरकार सब्सिडी देती है, लेकिन केचुआ खाद है, जो ऑर्गेनिक खाद है, ऑर्गेनिक जो पेस्टिसाइड, बायोसाइड से निर्माण करते हैं, उनके लिए कोई प्रावधान नहीं है। तो जो उनको प्रावधान है इनऑर्गेनिक वालों को, वैसे ही ऑर्गेनिक वालों को प्रावधान दिया है। एक दो बिंदु बोले मैंने, इस तरह से 5-6 बिंदु बोले जा सकते हैं, किए जा सकते हैं। इस तरह का यदि हम कुछ सुझाव देवे, क्योंकि आखिर सरकार भी यही चाहती है कि भाई सुझाव तो आए, अगर सुझाव आए तो कुछ करेंगे, सुझाव ही नहीं आए तो क्या करेंगे, ये हमेशा की उनकी बात रहती है। तो इस तरह का कुछ मंथन हो, अगर जैसा पवन सर जी ने हमेशा कहा था कि भाई जो भी चीज है खुले दिल से यहाँ पे रखी जाए, अपना जो युगहार का मंच है वहां पे चर्चा की जाए, अगर उसमें रखनी है बात तो अपन रखेंगे, नहीं रखता तो वो भूल जाएंगे। लेकिन जो हम सबकी जरूरत है मार्केटिंग की, तो ऐसे कुछ चिन्हांकित करके उसको इस तरह से यदि सुझाव हम रखते हैं तो उस पर चर्चा होनी चाहिए और सबकी राय आनी चाहिए। यही बात बोल के मैं मेरे वाणी को विराम करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर साहब, आपका हमेशा सुझाव बहुत महत्वपूर्ण होता है। और आपने जो कहा है कि एमएसपी से 20% से ज़्यादा खरीदें और वो 20% से ज़्यादा सरकार जो सरकारी दुकानों के माध्यम से बेचती है वो बेचे, ये सुझाव आपका बहुत अच्छा है। दूसरा, आपने जो खाद पर सब्सिडी, कई दिन से इस पर चर्चा भी हो रही है, ये आप अपन एक पत्रक रखेंगे, इसको मैंने आपसे निवेदन भी किया था कि एक इसको डॉक्यूमेंटली कर लें कि किसान को जैविक खाद के निर्माण और उपयोग करने पर सब्सिडी प्रदान हो, सरकार ऐसा करे। जैसे अभी प्राकृतिक खेती करने पर एक गाय को के हिसाब से 900 रुपये सरकार देना शुरू कर दिया है। एक गाय जो पालेगा उसको 900 रुपया सरकार देगी जैविक प्राकृतिक खेती के लिए। अब जैविक और प्राकृतिक खेती में थोड़ा सा अंतर पर चर्चा हुई थी हमारी अभी डीडीए साहब से। तो ये जैविक और प्राकृतिक दोनों प्रकार की खेतियां हैं और उसमें लगभग थोड़ा सा अंतर है देसी गाय के माध्यम से, और जैविक में अपन प्रोडक्ट बना करके डालते हैं। प्राकृतिक खेती में हम देसी गाय के गौमूत्र और गोबर का प्रयोग करते हैं। इसमें ये हमारा जो सदन में आपने सुझाव दिया है, ये अपन इसको बना लें, डॉक्यूमेंटली कर लें। जो हमारे कृषि मंत्री वगैरह या जो भी सरकार के प्रतिनिधि आएंगे या उनके माध्यम से, अगर उनके माध्यम से हो सकेगा और नहीं भी आएंगे अगर कोई, तो हम जो है सरकार को ये चीज़ देंगे और इस पर निश्चित विचार किया जाएगा। और विचार किया भी जाता है। मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूँ, आप लोगों को पता है मैंने एक वीडियो डाला था पतंजलि पीठ में, बोला था मैंने कि सरकारें पतंजलि पीठ के द्वारा संचालित कार्यक्रमों को प्राथमिकता दें। आप जो सरकारी राशि का जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार करने में खर्च करते हैं, वो अगर पतंजलि के माध्यम से किया जाए, जैसे जैविक खेती का कार्यक्रम है या कहीं और कार्यक्रम है, तो उसका सही उपयोग होगा, उस राशि का सही उपयोग होगा। और वो सरकार ने हमारे आज 2 अक्टूबर को मध्य प्रदेश सरकार ने माना, भारत सरकार ने माना
और मध्य प्रदेश में भोपाल में 2 अक्टूबर को परम पूज्य योगी श्री स्वामी रामदेव जी महाराज जी को आमंत्रित किया है नशा मुक्ति अभियान को संबोधित करने के लिए कि आप मार्गदर्शन करें। तो ये शुरुआत हो गई है, तो अपनी बात निश्चित है कि पहुंचती है। तो ये जो आपने सुझाव दिया है आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी, यह डॉक्यूमेंटरी कर लें। जो भी और मन में, देखो सदन में जो उपस्थित हैं, किसी के मन में अगर कोई सवाल है, कोई सुझाव है सरकार से, तो वो डॉक्यूमेंटरी करके जरूर लाएं। कहने से आएगी बात तो चली जाती है, लिख कर जरूर लाएं और वह बात उचित जगह पहुंच जाएगी। ये हमारा भरोसा मैं दिलाता हूं सदन को, और उस पर एक्शन भी लिया जाएगा, ये भी भरोसा दिलाता हूं सबको। साधुवाद। अब चूंकि समय हो गया है, अगर किसी का इस विषय पर भी कोई सुझाव हो तो सादर आमंत्रित है। इस विषय पर कोई सुझाव अगर देना चाहता है तो अपना अनम्यूट करके दे सकते हैं। ओम भ्राता जी प्रणाम। मेरा एक सुझाव मन में कितने दिन आ रहा है, ये जरा सा अलग है। बार बार मुझे लगता है यहाँ की सब परिस्थिति देख के, यहाँ का यौवन है, यहाँ की बेटियां है, ये सब प्रश्न बार बार मन में आते हैं। तो मुझे लगता है कि 21 जून सिर्फ योग दिन मनाया जाता है और उसके दिन के बाद कोई इसको दुर्लक्षित सब होता है। तो स्कूल में योगा शक्ति का हो जाए सब, क्योंकि इसके कारण ही मुझे बहुत कुछ सुनना पड़ता है यहाँ के लोगों की। ये जो परिस्थिति है वो सब जगह इसी तरह ही होगी, ऐसा मुझे मेरे मन में आता है कि एक दिन उसका महत्व लोगों के मन में रहता है और बाकी उसकी चेष्टा की जाती है। स्कूल में तो मेरे स्कूल में तो इतना लेती हूँ ना, तो गांव में उसकी चेष्टा की जाती है कि ये अपना एजेंडा लाते हैं हम पर। इसी प्रकार ये युवाओं के मन में भड़काया जाता है, व्यसनाधीनता, गुटखाबाजी, ये सब। इसके लिए मेरे मन में सताता है प्रश्न कि स्कूल में शक्तिदायक होना चाहिए, योग ये शक्तिदायक होना चाहिए, तो वो सिखाना चाहिए, तो ही इसका महत्व सब जगह बटेगा और बहुत सारे समस्याएं मिटाने के लिए ये उपयुक्त होगा। ये मेरा सुझाव अलग सा है। ओम। धन्यवाद बहन जी, आपका सुझाव आपने सदन में दिया, बहुत उत्तम सुझाव था, सदन ने सुना है। आदरणीय रूप सिंह जी, आप अनम्यूट करते हैं बार बार, अनम्यूट ना करें और म्यूट करके ही आप सुन सकते हैं। अगर आपको कोई बात रखना है तो अनम्यूट कर लें। रूप सिंह जी, अगर कोई बात रखना है आपको तो आपका स्वागत है। जानना चाहता, अभी आप बोल रहे थे कि आप जो 900 रुपये गाय पे देना चालू हो गया है, तो सर वो क्या है उसकी प्रक्रिया और कहाँ से उसको संपर्क करना पड़ेगा हमको, जो प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को जो 900 रुपये सरकार गाय पे दे रही है? इसका रजिस्ट्रेशन आपने कर दिया होगा। होशंगाबाद जिले में 1982 कितने किसानों ने इसका रजिस्ट्रेशन किया है अभी डीडीएस। मैं भी शामिल हूँ इसमें सर। हाँ, वो आपका बता रहे थे जी। रूप सिंह भाई, एक चीज, वो जो इसका एक पोर्टल है, पोर्टल के ऊपर आपका पंजीयन हुआ है या नहीं, पहले तो ये सुनिश्चित करो। हुआ है सर, पोर्टल पे हुआ है। हाँ, तो बस खाली अभी ये क्या है, घोषणा हुई है, अभी किसी के खाते में आए नहीं ना, किसी एक भी किसान को पैसा मिला नहीं है अभी। योजना सिर्फ खाली उन लोगों ने पंजीयन किया है अभी, है ना। अभी सर बोल रहे थे, बोले ये किसानों को मिलना चालू हो गया है 900 रुपये, तो मैं इनका थोड़ा जानकारी नहीं, वो प्रावधान हो गया है लेकिन अभी वितरण चालू नहीं हुआ है उसका। ठीक बिल्कुल जी। अभी यहाँ नहीं होगा, शुरुआत हो गई है कुल किसानों के। जैसे जगह पे गुरुदेव शुरुआत हुई है, लेकिन अभी यहाँ एमपी में नर्मदापुरम में आरंभ नहीं हुआ है अभी। हाँ, यहाँ नहीं हुआ है अभी। आप साथी में थे, आप थे, शरद जी थे, अपनी चर्चा हुई थी डीडीएस साहब से, उस समय चर्चा हुई थी और इस पे जो है इसका जो सर्वे हो रहा है उस पर चर्चा भी हुई थी कि जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है। पोर्टल अभी बंद हो गया है, ऐसा बताया भी था ना। हाँ, अभी पोर्टल बंद हो गया है, कुछ किसान रह भी गए हैं, इसलिए अभी यहाँ शुरुआत नहीं हुई है। हाँ, अभी बहुत सारे लोगों के पंजीयन होने बाकी है। जी, और सरकार इसमें 900 रुपया देगी, यह कन्फर्म है बिल्कुल उसमें। लेकिन जो खाद प्रावधान और हुआ है उसमें गुरुदेव जी, ये प्रावधान और हुआ है कि उसमें 32,000 रुपए पर हेक्टेयर भी प्राकृतिक खेती करने वाले किसान को मिलेगा। ये भी बहुत अच्छी बात है।
ये जो है जो जो खाद बनाने वाली बात आ जाएगी वो इसमें समाहित हो जाती है। जो आदरणीय डॉक्टर किशोर जी ने कहा है ना कि जो जैविक खाद डालते हैं उसकी सब्सिडी हमें नहीं मिलती है, तो जो जैविक खेती प्राकृतिक खेती करेगा उसको 3200 रुपए पर हेक्टर है ना, 32,000 32,000 है वो 1000। बहुत अच्छा, तो ये उसमें समाहित हो जाएगा। बहुत सुंदर। तो ये देखिए ये हाँ, ये सरकार बिल्कुल अपने सुझाव देख रही है, सुन रही है, कर रही है और आगे आके करे भी। तो ये सुझाव आते रहें, चर्चाएं होती रहें, ये बात सरकार तक पहुंच जाती है और पहुंच भी रही है। और ये अपना रिकॉर्डिंग हो रहा है, जो आज बात रख रहे हैं सदन में, दैनिक उजाला कार्यक्रम की पूरे पवन सर जी ने व्यवस्था कर दी है, ये पूरा रिकॉर्ड हो रहा है और रिकॉर्ड होकर के हम फेसबुक पर भी डालते हैं, इसको यूट्यूब पर भी इसको डालते हैं, तो इसको सुना जा रहा है। और दैनिक उजाला कार्यक्रम की चर्चा लगभग देश भर में हो गई है। सरकार की नजर भी दैनिक उजाला कार्यक्रम पर है, वो सुन रहे हैं, क्योंकि ये स्वैच्छिक कार्यक्रम जो जनहित में हो, किसान के कल्याण के लिए, जनमानस के कल्याण के लिए ही कार्यक्रम किया जा रहा है। ये राजनीतिक नहीं है, ये कोई व्यक्तिगत रूप से किसी निस्वार्थ के लिए कार्यक्रम नहीं किया जा रहा है, इसलिए इस पर सबकी नजर है। आप लोगों की बातें सुन रहे हैं, इसलिए आप लोग महत्व से महत्वपूर्ण सुझाव देते रहें और अपने पास जो अनुभव है वो बताते रहें। धन्यवाद। आज 8 बज गए हैं और किसी का कोई सुझाव अब शायद शेष नहीं रह गया है। जी आदरणीय रवि आदित्य जी अनम्यूट हुए हैं, फिर मैं मेहरा जी को ले। जी मेहरा जी। 20,800 लोगों ने इसके लाइव को देखा था, आदरणीय मुनीलाल जी ने चलाया था, तो 20,000 लोगों ने कल के योग और योगाहार के कार्यक्रम को देखा। जी ओम। जी मैं यही बता रहा हूँ ना कि योगाहार कार्यक्रम लगभग अपन को मालूम नहीं है अभी कि हम कितना महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, ये हम सबको पता नहीं है, अपन कर रहे हैं और ये सबकी नज़र है आप कि ये पहला कार्यक्रम ऐसा चल रहा है कि जहाँ 1.25 घंटे योग होता है, कम से कम 1.25 घंटे तो होता ही है, और 1.25 घंटे हम जैविक खेती की चर्चा रोज करते हैं। और इसका संचालन कोई सरकार नहीं कर रही है, ना कोई फंड से हो रहा है, ये सब स्वैच्छिक रूप से हो रहा है और सब हम आप लोग मिलजुल के कर रहे हैं अपना। तो ये बात पहुंच रही है और जनहित में है, सरकार के हित में है, किसान के हित में है, इस जनमानस के हित में है और देश के हित में है। आदरणीय रवि आदित्य जी को आमंत्रित करता हूँ। जी ओम। धन्यवाद मुनीलाल जी, बहुत अच्छी परिचर्चा हो रही थी। और जैसे आदरणीय दुबे सर ने जिस आवाज नहीं आ रही है, थोड़ा सा स्थान बदल लें रवि आदित्य जी। बात की और इंगित जी मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे जो न्यूनतम समर्थन मूल्य जो केंद्र सरकार ने किसानों के लिए जो बनाई, और उसके लिए जो सरकार का जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, तो ये जो कार्यक्रम हमारा जो आपने कहा कि एक मैसेज ओरिएंटेड होगा लोगों के लिए, ये काफी सही है। क्योंकि आप आश्चर्य करेंगे कि बिहार से गेहूं जो पिछले इसी साल की मैं बात बता रहा हूँ, जो समाचार पत्रों में भी आया कि इस साल गेहूं जो है वो पंजाब की ओर या महाराष्ट्र की बहुत सारे व्यापारी थे, उन्होंने मंगवाया अपनी ओर। और इसका रीजन क्या होता है कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य से जो भी खरीदारी होती है वो पैक्स के माध्यम से होती है, और कई किसानों का पैक्स में अकाउंट नहीं खुला। आप इसको समझेंगे कि कितना ज्यादा नेग्लिजेंस जो है सरकार की ओर से, उदासीन रवैया क्या है कि किसानों को सही तरीके से गाइडलाइन नहीं मिलना, उनको ये बताना कि जहां पे अगर आप प्रति क्विंटल 2015 रुपये या 2050 रुपये दे रहे हैं, और प्राइवेट प्लेयर जो होते हैं, जो व्यापारी हैं, अगर उनको 2200 रुपये में खरीद रहे हैं, तो किसान के साथ एक स्टोरेज की समस्या है, साथ साथ एक गाइडलाइन करने की, कोई उनको बताए कि आप कैसे करें, कैसे आप आगे बढ़ें। और इसका एक ओवरऑल जो सर्वे आता है कि आप देखें कि अलग अलग जिलों में, अलग अलग प्रांतों में, क्योंकि ये 2 राज्य एक ऐसा सटा हुआ राज्य है जहां पे कि मुख्य फसल में बदलाव भले हो जाए, पर ये जो सोच है उसमें बदलाव नहीं आता है कि आपको एक किसान के साथ में कोई स्टैंड अप मोड में रहे, जो उनकी बातों को सुने। अब किसान के साथ परेशानी है कि बहुत सारे जिलों से किसानों की गेहूं दूसरे राज्यों में चली गई 2200 रुपये प्रति क्विंटल पे, लेकिन जो एमएसपी की बात अभी जैसे दुबे सर ने कहा कि वो अमाउंट बढ़नी चाहिए, लेकिन अमाउंट तो बिल्कुल बढ़नी चाहिए, लेकिन उससे पहले जैसे आदरणीय मोदी जी का ये जो है जनधन अकाउंट के साथ साथ तो हर चीज को वो अपनी तरफ से काफी एफर्ट कर रहे हैं, इसमें भी एक इंटरनल एफर्ट की जरूरत है। क्योंकि जो राज्य सरकार का की जो स्थिति है,
उस पे तो इस पे किसान को एक दिशा ही नहीं है। जो एक दिशाहीन आप कहते हैं ना, कि जैसे हमारे ही इस समूह में हम लोग में बबन जी, उमा शंकर जी और वैसे वैसे किसान है जो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो मेजोरिटी ऑफ फार्मर्स हैं, जो संख्या जिनकी है, जो बंचेज में है, वो लोग इसी प्रकार से हैं कि वो निराश होकर के अगर इनके ग्रुप के साथ अटैच्ड है तो वो कर लेते हैं। ये परेशानी आती है, मैंने किसान को ये बिल्कुल परेशानी आती है कि वो एक बेस मूल्य पे अपने सामान को बेच ले, या जल्दी से अगर स्टोरेज की दिक्कत है तो वो निकल जाए वहां से जी। और आज जैसे नवरात्र में आज 5वां दिन है, माता स्कंद माता की पूजा हम लोग कर रहे हैं, तो ये हम सभी लोग के लिए सभी को शुभकामनाएं और बधाई, क्योंकि स्कंद माता पार्वती का एक स्वरूप है, जो कार्तिकेय जी का दूसरा नाम है, और वो एक ऐसी तेज, एक ऐसी ऊर्जा हम लोग के अंदर प्रदान करती रही है, जो जिस प्रकार हम लोग की ये संख्या बढ़ी है, ये कार्यक्रम की संख्या बढ़ी है, तो हम लोगों में भी वैसा तेज और आशीर्वाद हम सभी लोग को माता स्कंद का मिलता रहे। और आप सभी लोग को शुभकामनाएं और बधाई जी। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय रवि आदित्य जी, आपने अपना सुझाव दिया। और अब हम इस कार्यक्रम को विराम की ओर चलते हैं, और मैं आदरणीय शरद वर्मा जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि वो आए और सबका आभार ज्ञापित करने का कष्ट करें। सदन का कोटि कोटि प्रणाम। और कुछ नर्मदापुरम के जो सभी पतंजलि के जितने भी महानुभाव हैं, मुन्नीलाल सर जी के निर्देशन में यहाँ पे पूरी सेटिंग में लगे हुए हैं। और मुन्नीलाल सर जी बड़ी व्यवस्था में बहुत व्यस्त हैं। इस समय उनकी नींद 5-6 घंटे हो रही है। वो रात को भी इधर 1 बजे तक मेहनत कर रहे हैं और सुबह तो 4 बजे वो उठ रहे हैं। तो उनकी बहुत तगड़ी मेहनत चल रही है। और कुछ गुदगुदी सी होने लगी है आप लोग के आने की, कि आप लोग कब आ रहे हैं, बस जल्दी आ जाएं, ऐसा प्रतीत होने लगा है सदन में। और हमारी टीम जो है होशंगाबाद की और आसपास की, आप लोगों के सबके सहयोग से तैयारियों में बहुत तेजी आ गई है। और पवन सर से भी डेली 1-2 घंटे मीटिंग चल रही है। सारे पूरा जो अपना परिवार है, जिस ढंग से जैसे व्यवस्था होती है, जैसे बुजुर्ग लोग का काम अलग है और वो वैसा और काम करने वाले, इस टाइप से सब अपने अपने दिनेश जी हैं और सब लोग अपने अपने काम में इतना मतलब ऐसे लगे हुए हैं कि हमारे यहाँ की शादी को कैसे सफल बनाना है। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है, इतना सहयोग मिल रहा है और नर्मदा जी की सभी को कृपा मिलने वाली है, ऐसा मैं देख रहा हूँ। मुन्नीलाल सर जी का निर्देशन और इतने दिन साथ में रहे, शायद कभी मिलता नहीं, लेकिन मुन्नीलाल सर जी का जो मार्गदर्शन है बहुत अनुभवी और बहुत बहुत अच्छा है। हर एक पॉइंट पे 2-2 बार चर्चा करना, हर बार हम लोग कम से कम 10 बार रिपोर्ट होके आए होंगे, तो हर चीज पे बहुत बारीकी से देखा जा रहा है। और जिसके भी जो सुझाव या जो भी कहीं कुछ जैसे वो अभी करना हो, तो जितना जल्दी हो सके जल्दी जल्दी बता दें, क्योंकि अब बस अब समय आ गया है मिलने का, जो देरी नहीं है कि अपन लोग सब एक मंच पे होंगे और फिर मुलाकात होगी और फिर सारा बीज का आदान प्रदान, जैविक का, जिस प्रकार जैविक के सारे विशिष्ट लोग पूरे देश विदेश के सब लोग यहाँ पे इकट्ठे होंगे, तो एक बहुत गर्मी माहौल बनेगा। ऐसा माहौल बनेगा कि लगेगा कि कुछ करने वाले हैं। और जैविक के प्रति मुझे ऐसा लग रहा है कि जिले में कहीं से, जैसे हॉर्टिकल्चर डीडीए मैडम है, वो हॉर्टिकल्चर प्रोग्राम कर रही हैं, डीडीए सर हैं जो खड़ाऊ जी हमारे एग्रीकल्चर के, वो जैविक प्रोग्राम कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगा जैसे जैविक बनने लगा जिला, जो मुन्नीलाल सर जी अब देखें यहाँ पे 3 जिलों की ट्रेनिंग हो रही है, वो भी जैविक हो रही है। गाय में देखो तो देसी गाय की ट्रेनिंग हो रही है। अरे हम सोचे ये कहाँ से शुरू हो गया, किसने शुरू किया, बस सारे लोग जैविक में लगे हुए, जिधर जाओ उधर जैविक। तो बड़ा आश्चर्यचकित तो मिल रहा है और ऐसा लग रहा है कि वातावरण में एक जैविक का जो माहौल है वो दौड़ने लगा है यहाँ पे। और मुन्नीलाल सर जी का बहुत बहुत सह दिल से और पवन सर का बहुत धन्यवाद, जो मार्गदर्शन दे रहे हैं। पवन सर हम उसी के अनुसार पूरा तैयारी कर रहे हैं
और पूरी पतंजलि की टीम का जो प्रसाद मिल रहा है पर डे, जो प्रसाद कह सकते हैं इसको, वो बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत उपयोगी है। हर व्यक्ति में हर एक प्रसाद है और वो प्रसाद को हम नर्मदापुरम में लाना चाहते हैं। जी ओम। जी धन्यवाद शरद जी। और आपने जो कहा है जी, सब युवाहार और माँ नर्मदा जी की कृपा है और एक सफल नेतृत्व कुछ मार्गदर्शन की बदौलत ही हो रहा है। हमारे मन में कहीं ना कहीं और सदन के मन में कोई विचार आते हैं, कोई ज़्यादा बड़ा चढ़ा के बात करना, कुछ ऐसे कुछ विचार आ जाते, कोई कुछ राजनीतिक जीन्स आ जाते हैं कभी कभी। उसको समाधान करने के लिए आदरणीय पवन सर जी हमेशा जो है मार्गदर्शन देते हैं। और जो मुखिया का कर्तव्य होता है, जैसे माता पिता कह लो, चाहे बड़े भाई कह लो, चाहे अपने गार्जियंस कह लो, चाहे कोई कुछ भी शब्द दे सकते हैं, हमेशा मुझे उन्होंने ऐसा लगता है सर कि अपने घर में कोई बुजुर्ग बैठा हुआ है, मतलब अपने एक परिवार में ऐसा लगता है कि वो हमेशा निर्देशित करते हैं। तो बहुत जब थोड़ा सा हाँ, जब भी सदन में ऐसा कुछ, तो उन्होंने बड़े स्नेह के साथ प्यार के साथ उसको लाइन को मोड़ा है। ये योगाहार कार्यक्रम का जो कल हम जब अपन डीएम साहब के पास गए हैं, तो जब ये बताया उस समय कि ये कार्यक्रम किसानों के द्वारा आयोजित है, ये बहुत महत्वपूर्ण। ये जो पवन सर जी ने विशेष कहा था कि अपन को इसमें नाम जो है किसानों के द्वारा ही इसको रखना है टोटल, कि कोई पार्टी विशेष या कोई संगठन विशेष। जब ये बात आती है कि किसानों के द्वारा आयोजित किया जा रहा है, तो इस पर जो है बहुत ज़्यादा इस पर विचार किया जाता है। और मैं बता दूं, नर्मदा मैया की कृपा है, आपके साइलेज का इतना प्रचार प्रसार होने लगा है जब से, चूंकि मेरा जाना हुआ, मैंने देखा कि आप इतना पुण्य का काम कर रहे हैं, गाय रक्षा के क्षेत्र में आपने जो कदम उठाया है, तो इसको क्यों ना जो है जन जन तक पहुंचाया जाए। और आज वो चीज़ पहुंच गई है, मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश में पहुंच गई है और ये बहुत आगे जाएगी। इस साइलेज का काम जो है खूब फले फूलेगा, क्योंकि ये गाय को बचाने का यही साधन है। तो आप अच्छा काम कर रहे हैं और आपने इस कार्यक्रम में अपना सब कुछ झोंक दिया है। तो मेरा तो आप कहते रहते, ये हमारा कुछ नहीं है, हम आपके पीछे, इस टीम के पीछे चल रहे हैं। नर्मदापुरम के सभी भाई बहन लगे हुए हैं और पूरी योगाहार कार्यक्रम के सभी भाई बहन रात दिन मेहनत कर रहे हैं, चिंता कर रहे हैं, एक एक सुई की चिंता कर रहे हैं। हमारे सभी वैज्ञानिक गण लगे हुए हैं, सभी बुद्धिजीवी लगे हुए हैं, मार्गदर्शक, युग शिक्षक, सब कुछ लगे हुए हैं। ये परिवार दैनिक योगाहार कार्यक्रम का ये पहला कार्यक्रम है और ये कार्यक्रम पहला बन करके हर महीने ये कार्यक्रम होगा। मैं तो कहता हर सप्ताह में होने वाला है। हर राज्य के अपने अपने भाई बहन चिंता कर रहे हैं। महाराष्ट्र का तो प्रस्ताव आ ही गया है कि हम भी ऐसा कार्यक्रम, इस कार्यक्रम में हम देखेंगे कि हमें और क्या सुधार करना है, और क्या जोड़ना है, क्या घटाना है, कैसे और क्या अच्छा क्या कर सकते हैं। इससे हमें शिक्षा भी मिलेगी, क्योंकि पहला कार्यक्रम है तो इसमें सारे अनुभव हम सबको होंगे। और अब आज का आभार ज्ञापित करने के लिए मैं आदरणीय कृष्ण कुमार जी सादर आमंत्रित है। अगर आवाज पहुंच रही हो तो आप सबका आभार ज्ञापित करने का कष्ट है। रंजना बहन जी का कोई कमेंट हो तो शायद पहले रंजना बहन जी कोई कमेंट देना चाहती हैं, खूब मेहनत कर रही हैं बहन जी। आपका कोई कमेंट हो तो सादर आमंत्रित है। आवाज नहीं जा रही है। गजानन सर जी दिख रहे हैं सर। अच्छा, चलिए, आदरणीय गजानन जी तक आवाज पहुंच रही है। भूपेंद्र शास्त्री जी सादर आमंत्रित हैं, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? आदरणीय भूपेंद्र शास्त्री जी से मैं निवेदन करता हूं कि आप आएं और सबका आभार ज्ञापित करने का कष्ट करें। आज की योग कक्षा रोज की तरह बहुत सुंदर रही होगी। मुख्य शिक्षक जो हमारे मुख्य अतिथि रहे हैं, उन्होंने भी जो विश्वास लिया होगा, क्योंकि मैं आज बहुत रात्रि को जागरण ज्यादा हो गया था। बाहर मकान के बाहर कुछ गतिविधियां गलत चल रही थी, तो पहरेदारी करने का काम पड़ गया रात को 2 घंटे 3 घंटे। इसलिए सुबह नींद बहुत देर से खुली। परसों प्रवास पे था, आज मैं पूरा विषय सुन नहीं पाया, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। जितना मुझे समझ में आया है कि हमारे योगोत्सव कार्यक्रम के लिए चर्चाएं चल रही होंगी और उसमें क्या करना है, कैसे करना है, उसी पे बातचीत हुई होगी। आज के इस कार्यक्रम को, इस सदन को जिन बंधुओं ने संबोधित किया, उन सभी का, और जो अभी तक
अनम्यूट नहीं, मतलब योगाहार कार्यक्रम को छोड़कर नहीं गए, जो छोड़कर चले गए अभी आज के दिवस में, उन सभी का मैं हृदय की अनंत गहराइयों से आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। हमारा कार्यक्रम बहुत सुंदर होता जा रहा है। रमेश लाल जी मेहरा जी ने कहा है कि कल 20,000 लोगों ने देखा है, अनूठी पहल है ये। और जिस तरह भाई साहब बोल रहे थे कि डीएम साहब ने भी सराहा है, किसानों के बीच में किसानी से किया जाने वाला हर कार्य अद्भुत ही होगा और ये बड़े समाज के लिए किया जाने वाला कार्य है, इसलिए विश्व का भी सर्वश्रेष्ठ कार्यक्रम बनने वाला है। हमें 12 देशों के मंच पर आदरणीय पवन सर भी लेके गए हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित समस्त बंधुओं का, भगिनियों का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जय श्री राम। धन्यवाद आदरणीय भूपेंद्र शास्त्री जी। और मैं जो है आभार ज्ञापित करना चाहता हूं आदरणीय बहन रंजना जी का, जो लगातार रोज योग आहार कार्यक्रम में अपना चीफ गेस्ट और योग शिक्षक की व्यवस्था करती हैं। मैं आदरणीय बहन राजश्री कुशवाहा जी का आभार ज्ञापित करता हूं, जो रोज इस कार्यक्रम को किसी भी दिन नागा नहीं किया, उन्हें हमेशा जुड़ती हैं, सुनती हैं और अपना सुझाव देती हैं। आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी का टिप्स आज रह गया था, टिप्स दे दिया है वैसे। आदरणीय भगवान दास जी, अब ध्यान आ गया है। आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी का आज का टिप्स शायद टिप्स हो गया था, लेकिन फिर भी पुनः करने का कष्ट करें थोड़ी सी। आज का आपने लंपी गाय का वो बताया था ना, उसको लंपी गाय, हाँ, लंपी बीमारी को गाय की क्या ठीक कर सकते, पुनः रिपीट कर दे, फिर आगे हम और जी। उसमें हमने अपना वैसे बुखार बताया था उसको डॉक्टर ने, एक पैर से लंगड़ा रही थी और 2 दिन से खाना नहीं खा रही थी। तो हमने उसको इंजेक्शन तो लगवाया, उससे रिलीफ नहीं हुआ। फिर हमने उस कुम्हड़े का पानी, जो अपना पेट वाला कुम्हड़ा होता है, उसका पानी पिलाया, गिलोय घनबटी, ज्वरनाशक बटी और अपना कोरोनिल बटी, स्वसारी बटी, चारों बटियां अपनी 6-6 गोलियां उसको गुड़ के साथ दी और एक ही बार देने में वो 3-4 घंटे बाद करने लगी। तो ऐसा उसका, और उसके शरीर पर वो दिखने लगे थे ददरे टाइप के, वो भी शांत हो गए और आगे बीमारी नहीं बढ़ी तो ठीक हो गई। धन्यवाद। आपने लंपी गाय की बीमारी के लिए परम पूज्य स्वामी जी ने बताया कि नीम की पत्ती और गिलोय का धुआं अगर दिया जाए तो भी लंपी गाय की, जो गाय में जो बीमारी लंपी की आ रही है वो ठीक हो जाएगी। इसलिए अपनी गाय को धुआं तो दे ही देना चाहिए। नीम की पत्ती और गिलोय का धुआं अवश्य दिया जाए। आदरणीय हमारे भुवनेश्वर राय जी हमेशा किसानों की समस्याओं का समाधान बताते हैं। आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी का तो बात ही